नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के पे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माइनर पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को जो डिसिप्लिन का होने वाला है ना। और यह जो है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए होने वाला है। तो देखिए, अगर बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो दोस्तों इसका विद्या गैस पेपर भी निकला है, ठीक है। लेकिन अगर आप विद्या गैस पेपर के भरोसे रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। क्यों बर्बाद हो जाओगे? क्योंकि देखिए, विद्या गैस पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ भूमंडलीकरण का। क्या क्वेश्चन दिया हुआ? भूमंडलीकरण क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें। जबकि क्वेश्चन में आपको कहीं भूमंडलीकरण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भूमंडलीकरण को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में आपको वैश्वीकरण देगा। क्या देगा? वैश्वीकरण। तो आपको तो समझ में नहीं आएगा क्या क्या भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है ना। तो आप तो गड़बड़ा जाओगे। और अगर विद्या गैस पेपर की बात करें ना, तो विद्या गैस पेपर में टोटल जो है ना 20 से 21 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना? 20 से 21 क्वेश्चन। तो क्या 20-21 क्वेश्चन पढ़ना पॉसिबल है? तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए मात्र 7 से 8 वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लंबा है, ठीक है। और जब सिलेबस लंबा है तो वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन जोड़ करके मैं आपको 7 से 8 या तो 9 से 10 क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे जो आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाना है। और इसकी तैयारी भी मैं आपको पूरी करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनर 1 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई प्रश्न। पहला आपको पढ़ के जाना है भूमंडलीकरण क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। याद रखिएगा, क्या? वैश्वीकरण, ठीक है। मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें, है ना। ये चीज पढ़ लीजिएगा, वैश्वीकरण क्या है, इसके क्या क्या प्रमुख घटक है उसके बारे में, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपको पढ़ना इस प्रकार से है कि भूमंडलीकरण पर मार्क्सवाद दृष्टिकोण की विवेचना करें। मीन्स वैश्वीकरण पर जो है ना, किस पर? वैश्वीकरण पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विवेचना करें। ये दूसरा प्रश्न पढ़ना है। फिर तीसरा प्रश्न आपको पढ़ के जाना है सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकी में भूमंडलीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, ठीक है। में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है वो वैश्वीकरण को, किसको? वैश्वीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया है। जहां जहां आपको भूमंडलीकरण मिल जाए वहां आप समझिएगा वैश्वीकरण, क्योंकि क्वेश्चन में आपको भूमंडलीकरण नहीं वैश्वीकरण देगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर चौथा प्रश्न आपको पढ़ देना है विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करें, ठीक है। कि आखिर विश्व व्यापार संगठन जो है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है, उसमें से वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। फिर पांचवा प्रश्न हमारा है सामाजिक आंदोलन पर भूमंडलीकरण का प्रभाव कैसे पड़ता है। या तो यही प्रश्न आपको अथवा पूछ सकता है, आप सामाजिक आंदोलनों को वैश्वीकरण के प्रभाव से कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ सकता है कि वैश्वीकरण पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, व्याख्या करें। या तो फिर पूछ सकता है पर्यावरण के लिए आंदोलन क्या है और यह भूमंडलीकरण से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, सेम आपको आंसर लिखना है। अगला प्रश्न आपको पढ़ना है भूमंडलीकरण का सांस्कृतिक विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। या तो फिर अथवा हम पूछ सकता है वैश्वीकरण क्या है और संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका व्याख्या करें। फिर 8वां प्रश्न आपको पढ़ना है विश्व बैंक और इसकी भूमंडलीकरण में भूमिका पर प्रकाश डालें। मीन्स वैश्वीकरण में भूमिका पर प्रकाश डालें। 9वां आपको पढ़ना है भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों पर वैश्वीकरण के प्रभाव, ठीक है। क्या कि भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। और 10वां में आपको पढ़ना है राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण, जिसको हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं, उसके बीच के संबंध का विश्लेषण करना है, ठीक है। मात्र आपको यही 10 प्रश्न पढ़ के जाना है। इसमें से आपका 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा और 15 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग एक एक करके इसके उत्तरों को जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से हम लोग को इसके आंसर को लिखना है। और 1 से लेकर के 10 तक के आंसर को हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो आज का प्रश्न हमारा है भूमंडलीकरण क्या है। प्रश्न क्या है? भूमंडलीकरण क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें। यही प्रश्न आपको घुमा किस प्रकार से दे सकता है कि वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन
करें। ठीक है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं पहले कि अगर बात किया जाए वैश्वीकरण का और भूमंडलीकरण का, तो दोनों एक ही शब्द है। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण क्या है, दोनों एक ही शब्द है, लेकिन प्रश्न में जो है ना आपको वैश्वीकरण पूछेगा। क्या पूछेगा, वैश्वीकरण। ठीक है, तो चाहे वो भूमंडलीकरण दे चाहे वो वैश्वीकरण दे, आपको लिखना यही है ना, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। क्या समझना पड़ेगा कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एकदम आसान शब्दों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर बात किया जाए वैश्वीकरण का, किसका, वैश्वीकरण का, तो जब आप वैश्वीकरण को पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा कि वैश्वीकरण दो शब्द से बना हुआ है। क्या क्या, तो वैश्विक मतलब विश्व और एकीकरण। ठीक है, मतलब विश्व को एक करने की प्रणाली ही क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। अब विश्व को एक कैसे किया जाए, तो व्यापार के जरिए, है ना, उद्योग के जरिए, शिक्षा के जरिए, है ना, तो जो भी प्रक्रिया है विश्व को एक करने का, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर कैसे एग्जामिनेशन में इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय, और लिखेंगे इस प्रकार से दोस्तों कि वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। वैश्वीकरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। क्या क्या, वैश्विक और एकीकरण, है ना, जिसमें से वैश्विक का अर्थ होता है पूरा विश्व, दुनिया, तथा एकीकरण का अर्थ होता है एक करना। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देखें तो कहा जाता है कि पूरे विश्व को एक करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो यहां तक आप क्लियरली समझ गए होंगे कि विश्व को एक करने की प्रणाली ही क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग लिखेंगे इसके परिभाषा। और कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया एकीकृत और परस्पर जुड़ी हुई है। क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से ही पूरी दुनिया जो है एक साथ जुड़ी हुई है, व्यापार कर रही है ना। अर्थात वैश्वीकरण का मतलब है देशों के बीच में व्यापार। देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है ये किसके कारण है, तो वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, देशों के बीच में जो संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, तकनीकी का आदान प्रदान हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, ये सबका रीजन क्या है, तो वैश्वीकरण। कहा जाता है कि यह जो है यह प्रक्रिया दुनिया भर को आपस में जोड़ती है। इस वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, दुनिया भर को मतलब पूरा विश्व को जो है एक साथ जोड़ने का काम करती है। कौन सा, वैश्वीकरण। तो ये याद रखिएगा बस। ठीक है, यही कह रहा है कि दूसरे शब्दों में लोग कह सकते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग लोग और अलग अलग बाजार जो है ना एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और उनके बीच में वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं, विचारों, संस्कृति और तकनीकी का क्या होता है, आदान प्रदान बढ़ जाता है। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करती है, पूरी दुनिया जो है समीप आ जाती है, नजदीक आ जाती है, और उसके बीच में क्या होता है, वस्तुओं का, सेवाओं का, सूचनाओं का, विचारों का, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। उसे ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, पूरी दुनिया जो है एक साथ जुड़ जाती है। फिर आगे कहा गया है कि आज के समय में संचार, परिवहन और इंटरनेट जैसे तकनीकी ने वैश्वीकरण को और तेज कर दिया है। अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति किसी भी देश की जानकारी पा सकता है। क्या कह रहा है कि अब अगर हम लोग बात करें दुनिया की, तो दुनिया में कोई भी कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति जो है ना सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकता है। देश में जो जानकारी हो रही है, देश में समस्याएं हो रही है, उस सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकता है। उसके साथ साथ व्यापार कर सकता है और संस्कृति को जान सकता है। कहीं भी बैठ करके, दुनिया में कहीं भी बैठ करके सारी संस्कृतियों को जान सकता है, सारे व्यापार को भी जान सकता है। तो ये किसके कारण संभव हो पाया है, तो वैश्वीकरण के कारण संभव हो पाया है। तो यहां तक हम लोगों ने दोस्तों वैश्वीकरण को समझ गया और भूमंडलीकरण को समझ गया कि आखिर भूमंडलीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है। अब यहाँ पे प्रश्न में हम लोगों को पूछा था कि वैश्वीकरण के प्रमुख घटक, या तो बताइए कि भूमंडलीकरण के प्रमुख घटक क्या क्या है ना। तो लिखना आपको इस प्रकार से है कि वैश्वीकरण के कई घटक होते हैं जो इसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। मुख्य रूप से ये 5 घटक माने जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसके 5 घटकों को जानते हैं, है ना। तो वैश्वीकरण का जो प्रमुख पहला घटक है वो है आर्थिक घटक।
क्या है, आर्थिक घटक। अब आर्थिक घटक में क्या क्या आता है, तो कह रहा है इसमें जो है ना अंतरराष्ट्रीय व्यापार शामिल होता है, विदेशी निवेश शामिल होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार शामिल होता है, और वैश्विक वित्तीय संस्थान जैसे कि IMF, विश्व बैंक की भूमिका शामिल है। किसमें, आर्थिक घटक में। ठीक है, कह रहा है कि अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, मुक्त व्यापार और विदेशी पूंजी प्रवाह जैसे पहलू जो है ना वो किसमें आते हैं, तो आर्थिक घटक में आते हैं। किसमें, आर्थिक घटक में। तो ये हमारा पहला घटक हो गया। अब अगर बात किया जाए इसके दूसरे घटक का, तो कहा जाता है इसका दूसरा घटक है राजनीतिक घटक। क्या है, राजनीतिक घटक। कहा गया कि देशों के बीच में आपसी समझौता, अगर देशों के बीच में कोई समझौता हो रहा है, कोई संगठन हो रहा है ना, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है, ठीक है, WTO कर रहा है ना, और वैश्विक शांति बनाए रखने का प्रयास जो करता है वो कौन करता है, राजनीतिक घटक के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत में, राजनीतिक घटक के अंतर्गत में। ठीक है, कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नीतियों का निर्माण जिससे देशों के बीच में सहयोग और शांति बनी रहे, ये कौन काम करता है, तो राजनीतिक घटक जो है उसका कार्य करता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में शांति बना रहे। नेक्स्ट आपका है सांस्कृतिक घटक। क्या है, सांस्कृतिक घटक। अब सांस्कृतिक घटक का मतलब क्या होता है, तो कहा जाता है कि एक देश की संस्कृति, परंपराएं, भाषा, खान पान और जीवन शैली का दूसरे देशों में फैलाव। मीन्स देखिए, सांस्कृतिक घटक का मतलब क्या होता है, जब हम लोग वैश्वीकरण करते हैं ना, तो हमारी संस्कृति जो है दूसरे देशों के पास जाती है, दूसरे देशों की संस्कृति जो हमारे पास आती है। तो वही प्रक्रिया जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति, परंपराएं, भाषा, खान पान और जीवन शैली जो है दूसरे देशों में फैलता है, इसको हम लोग सांस्कृतिक घटक कहते हैं। क्या कहते हैं, सांस्कृतिक घटक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर बात करते हैं पिज्जा का, किसका, पिज्जा का। ठीक है, तो पिज्जा जो है इटली का है, ये इटली का फेमस है ना, लेकिन अब जो है इसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, इसको, पिज्जा को। ठीक है, वही अगर देखें हम लोग भारतीय योग का, योगा मतलब जानते हैं, योगा है ना, तो भारतीय योग को जो है आज पूरी दुनिया भर में अपनाया गया है। तो ये संभव हो पाया किसके कारण से, तो वैश्वीकरण के कारण से। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो आज हमारा भारतीय योग जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं होता, या तो फिर ये जो पिज्जा है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध नहीं हो पाता। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण जब दुनिया के संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, सभ्यता का आदान प्रदान हुआ, खान पान का आदान प्रदान हुआ, इसी कारण से जो है ये सब संभव हो पाया है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं इसके तकनीकी घटक को। क्या जानते हैं, इसके तकनीकी घटक को। ठीक है, देखिए इसके तकनीकी घटक की बात करें तो कहा जाता है कि इंटरनेट, मोबाइल, परिवहन के साधन और संचार तकनीकों का विकास, जिससे दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है ना। देखिए कह रहा है कि तकनीकी घटक में क्या क्या आता है, तो इंटरनेट का सुविधा, मोबाइल फोन, परिवहन का साधन और संचार का तकनीक। इसके कारण से क्या हुआ है, पूरी दुनिया जो है ना एक विलेज मतलब एक साथ जुड़ गई है। ठीक है, कोई भी कार्य होता है हम इंटरनेट के थ्रू से कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो घटक है ये किसके अंतर्गत में आता है, तकनीकी घटक के अंतर्गत में आता है। कह रहा है कि ऑनलाइन खरीदारी करना, सोशल मीडिया, डिजिटल भुगतान करना आदि जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन खरीदारी हो रहा है, मीन्स ऑनलाइन से जुड़ी हुई जो भी चीजें, इंटरनेट से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, सभी लोग क्या कर रहा है, सभी चीजें जो है वैश्वीकरण को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। अब बातें आती है इसके पांचवें घटक का, जो है पर्यावरणीय घटक। अब पर्यावरणीय घटक में क्या आता है, कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट जैसे मुद्दे जो है अब सभी देशों के लिए क्या बन गई है, साझा समस्याएं बन गई है। ठीक है, देखिए देश विकास तो कर रहा है, पूरा विश्व विकास तो कर रहा है, लेकिन पर्यावरण को अनदेखा करते हुए, पर्यावरण को लोग देख रेख नहीं कर रहा है। वही कह रहा है कि इन समस्याओं का समाधान भी वैश्विक सहयोग से ही संभव है। अगर पूरा विश्व सहयोग करेगा तभी इस पर्यावरणीय समस्या का समाधान हो सकता है। जैसा कि
पेरिस जलवायु समझौता, जैसे कि पेरिस ने क्या किया था, जलवायु समझौता किया था, बिल्कुल सेम प्रकार से पूरे विश्व को जो है इसके लिए कार्य करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, अग्रसर होना पड़ेगा, तभी जो है ये समस्या जो है इसका समाधान हो पाएगा, अन्यथा इसका समाधान होना असंभव है। ठीक है, तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर वैश्वीकरण क्या है और इसके क्या क्या घटक होते हैं। अब बातें आती है इसके निष्कर्ष का, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। बस आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको इसका आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं सारे VBI क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर बारी आती है निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखेंगे कि वैश्वीकरण ने दुनिया को करीब लाकर के नए अवसरों के द्वार खोले हैं, जैसे कि रोजगार के नए साधन, तकनीकी उन्नति, सांस्कृतिक आदान प्रदान। क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण एक ऐसा साधन है जिसने क्या किया है, दुनिया को एक मतलब नजदीक लाया है, और दुनिया को नजदीक ला करके नए नए अवसर दिए हैं दुनिया को, जैसे कि रोजगार के नए साधन दिया है, तकनीकी उन्नति दिया है, और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, मतलब इसमें इससे कुछ समस्याएं भी है। समस्या क्या क्या है, तो स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव, मान लीजिए फ्लिपकार्ट बना है, अमेजोन बना है, तो इससे क्या है, लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, तो स्थानीय उद्योग जो है, स्थानीय जो व्यापार है वो क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, है ना। सांस्कृतिक पहचान का खतरा हो जाएगा कि हमारा देश का सांस्कृतिक है वो दूसरे देश का अपनाया जाएगा, तो इस तरह आपका संस्कृति क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। फिर आर्थिक असमानता आ सकता है ना। वही कह रहा है कि अगर सही तरीके से वैश्वीकरण का प्रबंधन किया जाए तो यह सभी देशों के विकास और मानवता के हित में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मिस वही कहा गया कि अगर वैश्वीकरण का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये जो है ना पूरे विश्व के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है कि भारत में भूमंडलीकरण, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वैश्वीकरण के नाम से, तो वही कह रहा है कि भारत में भूमंडलीकरण को लेकर के उदारवादी दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में बताइए। यही प्रश्न आपको ऐसे पूछ सकता है कि भूमंडलीकरण पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है उसकी विवेचना करिए। मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक सिक्का का दो पहलू होता है, हेड और टेल। मीन्स किसी का कुछ गलत होता है तो किसी का कुछ सही भी होता है। तो वही कह रहा है कि वैश्वीकरण का जो है ना, किसका, वैश्वीकरण का, जिसको भूमंडलीकरण कहते हैं, तो आखिर वैश्वीकरण की क्या क्या बुराई है और क्या क्या अच्छाई है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो उदारवादी दृष्टिकोण में जो है ना वैश्वीकरण के बारे में अच्छाई कहा जाएगा, और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में जो है भूमंडलीकरण के बारे में, जिसको वैश्वीकरण कहते हैं, इसके बारे में बुराई किया जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि आखिर भूमंडलीकरण क्या है जिसको हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। तो देखिए लिखेंगे इस प्रकार से कि भूमंडलीकरण की परिभाषा, क्या लिखेंगे, भूमंडलीकरण की परिभाषा लिखेंगे इस प्रकार से कि जब दुनिया के अलग अलग देश एक दूसरे से व्यापार, शिक्षा, तकनीक, यात्रा और संस्कृति के जरिए जुड़ जाते हैं तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण। समझे, नहीं समझे, देखिए कह रहा है कि जब दुनिया के अलग अलग देश, मान लीजिए भारत है, ठीक है, और ये रूस है, क्या है, रूस, ठीक है, तो भारत और रूस के बीच में क्या होने लगा, व्यापार होने लगा, या तो शिक्षा के क्षेत्र में, या तो तकनीकी के क्षेत्र में, या तो किसी भी क्षेत्र में। तो इसके और इसके बीच में क्या हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है। वही कह रहा है कि जब दुनिया के अलग अलग देश एक दूसरे से व्यापार करने लगते हैं, शिक्षा का लेन देन करने लगते हैं, तकनीक, यात्रा या संस्कृति के जरिए जुड़ जाते हैं ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, कह रहे हैं कि भारत में उपयोग होने वाले बहुत से मोबाइल फोन चीन या तो दूसरे देश में बनते हैं। जैसा कि हम लोग बहुत सारा फ़ोन यूज़ करते हैं भारत में, वो कहाँ से बनता है, चाइना से बनता है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि हम दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब दूसरे देशों से जुड़े हुए होते हैं इसका मतलब ये क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। मिसमत पूरा विश्व से हम लोग क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है वैश्वीकरण, जिसको हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो कह रहा है कि वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन सा, वैश्विक और एकीकरण, जिसमें से वैश्विक का अर्थ होता है पूरा विश्व,
जिसको दुनिया कहते हैं, और एकीकरण का अर्थ होता है एक करना, अर्थात कह सकते हैं कि पूरे विश्व को एक करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। और ये किसके जरिए संभव हो पाता है? तो व्यापार के जरिए, शिक्षा के जरिए, संस्कृति के जरिए, है ना, लेन देन होता है। इसी के जरिए हम लोग क्या करते हैं? तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमारा था कि भूमंडलीकरण को लेकर के उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या क्या है। ठीक है, तो वही यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है कि भारत में भूमंडलीकरण को लेकर के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है इस प्रकार से दिया गया। कह रहा है भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भूमंडलीकरण का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। भारत में जब 1991 का आर्थिक सुधार हुआ था, उसके बाद जो है ना वैश्वीकरण का प्रभाव या तो भूमंडलीकरण का प्रभाव जो है तेजी से बढ़ा है। ठीक है, इस पर अलग अलग दृष्टिकोण है, इस पर लोग जो है ना कई विद्वान जो है अलग अलग दृष्टिकोण देते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण उल्लेखनीय है। तो चलिए हम लोग एक एक करके उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है उदारवादी दृष्टिकोण। क्या आता है? उदारवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि उदारवादी सोचने वाले भूमंडलीकरण को एक सकारात्मक प्रक्रिया मानते हैं। उदारवाद जिनका सोच है वो भूमंडलीकरण को जो है ना क्या मानते हैं? एक सकारात्मक प्रक्रिया मानते हैं कि ये जो हमारे समाज के लिए बहुत बेटर है। ठीक है, हमारे विश्व के लिए क्या है? बहुत ही बेहतर है। कह रहा है उनके अनुसार वे कहते हैं कि भूमंडलीकरण जो है आर्थिक विकास में सहायता करता है। कैसे? कह रहा है कि भूमंडलीकरण से विदेशी निवेश बढ़ा है, नई नई कंपनियां आई है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। और इस प्रकार से वे कहते हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण में कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण जो है हमारे आर्थिक विकास में क्या करता है? सहायता करता है। फिर इसका दूसरा उदारवादी दृष्टिकोण क्या है? तकनीकी उन्नति। वे कहते हैं कि इससे क्या हुआ? हमारा तकनीकी उन्नति हुआ। कैसे? कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण हम बाहरी दुनिया से संपर्क बढ़ाने में और भारत में आधुनिक तकनीक आई है। ठीक है, मिस कह रहा है कि वैश्वीकरण के ही कारण क्या हो पाया है? तो हम जो है बाहरी दुनिया से संपर्क हमारा संपर्क जो है बाहरी दुनिया से बना है और भारत में जो है आधुनिक तकनीक आई है, जैसे कि मोबाइल क्रांति, डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स। ये किसके कारण हो पाया? तो वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। फिर तीसरा कह रहा है उपभोक्ता विकल्पों में वृद्धि। ये किसके कारण हुआ है? तो वैश्वीकरण के कारण। कैसे? कह रहा है कि बाजार में तरह तरह के नए उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध हो गई है, जिससे उपभोक्ता के पास ज़्यादा विकल्प है। और मान लीजिए जब उपभोक्ता के पास ज़्यादा विकल्प रहेगा तो वो बेहतर सामान चुनेगा, सस्ता चुनेगा और बेहतर चुनेगा, है ना। चौथा कह रहा है वैश्विक पहचान। वैश्वीकरण से क्या हुआ? हम लोगों को वैश्विक पहचान मिला। कैसे? कह रहा भारत ने आईटी, अंतरिक्ष, फार्मा आदि क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर क्या किया? अपनी पहचान बनाया है। और ये सब जो संभव हो पाया है वो किसके कारण से? तो वैश्वीकरण के कारण से ही संभव हो पाया है। फिर आगे कह रहा है संस्कृति का आदान प्रदान। क्या कह रहा है? संस्कृति का भी आदान प्रदान। इस वैश्वीकरण के कारण जो है हमारा संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। कह रहा है कि दुनिया भर की संस्कृतियों का आदान प्रदान बढ़ा है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है? तो दुनिया भर की संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है, जिससे सामाजिक सोच में क्या आई है? व्यापकता आई है। ठीक है, मतलब सामाजिक सोच लोगों का सुधरा है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो उदारवादी दृष्टिकोण के लोग हैं वो इसकी सराहना करते हैं, इसके बारे में अच्छी बातें करते हैं। वही यहाँ पे संक्षेप में कहा गया है कि उदारवादियों का मानना है कि भूमंडलीकरण भारत के लिए क्या है? एक अवसर है, जिसने देश को आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से क्या किया है? समृद्ध बनाया। मिस उसका कहना है कि इसने क्या किया? भारत को जो है फेमस किया है। ठीक है, और क्या किया? मजबूती प्रदान किया है, इसको विकसित किया है। किसका कहना है? उदारवादियों का कहना है। जबकि अगर बात करते हैं वैश्वीकरण के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का, ठीक है, तो कह रहा मार्क्सवादी सोचने वाले भूमंडलीकरण को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। ये जो है इसके क्या करते हैं? बुराई करते हैं। उनके अनुसार वे कहते हैं कि ये जो है ना इससे जो है पूंजीवाद का विस्तार हो रहा है। पूंजीवाद में समझते हैं हर चीज़ का प्राइवेटीकरण हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है हर चीज़। कैसे? कह रहा भूमंडलीकरण को वह वैश्विक पूंजीवाद का माध्यम मानते हैं, जिसमें विकसित देश गरीब देशों का शोषण करता है। ये क्या मानते हैं? ये ऐसा मानते हैं कि भूमंडलीकरण जो है ना
विश्व में पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें क्या होता है, जो विकसित देश है वो गरीब देशों का क्या करता है, शोषण करता है। फिर दूसरा कह रहा है आर्थिक असमानता में वृद्धि, इससे क्या हुआ, आर्थिक असमानता आई है। कैसे, कह रहा है भूमंडलीकरण से अमीर और अमीर हो गए हैं, जबकि गरीब और गरीब। ये क्या कहते हैं कि भूमंडलीकरण से, इस वैश्वीकरण से क्या हुआ है, तो अमीर लोग जो है ना और भी अमीर होते चले गए हैं, और गरीब लोग जो है वो गरीब ही रह गया। कह रहा ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे किसानों को नुकसान पहुंचा। वैश्वीकरण से क्या हुआ, तो जो गरीब किसान है और जो ग्रामीण के लोग हैं उन लोगों को क्या हुआ, नुकसान हुआ है। फिर तीसरा उनका कहना है स्थानीय उद्योगों पर संकट। इस वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, स्थानीय उद्योग जो है वो खराब हो गए, मतलब खत्म होना होते जा रहे हैं। कैसे, कह रहा विदेशी कंपनियों के कारण भारत के कुटीर उद्योग, इस विदेशी कंपनी जब भारत में आएंगे तो भारत का छोटा छोटा उद्योग है वो क्या होगा, खत्म होते जा रहा है ना। कह रहा सस्ते विदेशी उत्पादों ने भारतीय उत्पादों को बाजार से बाहर कर दिया है। ठीक है, मान लीजिए भारत में भी कोई सामान बन रहा है, भारत में कलम बन रहा है और दूसरा देश में भी कलम बन रहा है। ठीक है, भारत में जो कलम बन रहा है वो 20 रुपये में मिल रहा है और बाहर से जो कलम आ रहा है वो 5 रुपये में आ रहा है। ठीक है, तो लोग 5 रुपये का खरीदेंगे, 20 रुपये का खरीदेंगे, 5 रुपये का खरीदेंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि भारत का जो व्यवसाय है, उद्योग है, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। फिर कह रहा है संस्कृति का ह्रास, इससे क्या हो रहा है, हमारा संस्कृति का भी ह्रास हो रहा है। कैसे, कह रहा है कि पश्चिमी प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति और परंपराएं जो है कमजोर हो रही है। जब पश्चिमी देश के लोग यहाँ पे आते हैं तो वे अपनी संस्कृति यहाँ पे छोड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ की परंपरा जो है वो कमजोर होती जा रही है, खास करके युवा वर्ग में। कहाँ पे, युवा वर्ग में, है ना। उसके साथ साथ श्रमिकों का भी शोषण हो रहा है। कैसे, कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां सस्ते श्रम का फायदा उठाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हमारे देश में आती है वो क्या करती है, सस्ते श्रम का फायदा उठाती है, लेकिन मजदूरों को जो है उचित वेतन और अधिकार नहीं मिलता है ना। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है उसका कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है। तो वही संक्षेप में कहा गया है कि मार्क्सवादियों का मानना है कि भूमंडलीकरण एक तरह का आर्थिक साम्राज्यवाद है, जिससे क्या हुआ है, तो जिससे विकसित देशों को फायदा तो हो रहा है, लेकिन जो विकासशील देश हैं, जो विकास कर रहे हैं, ठीक है, उसका विकसित देश क्या करते हैं, शोषण करते हैं, है ना। अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में कहा गया है कि भारत में भूमंडलीकरण पर दोनों दृष्टिकोण में साफ मतभेद है। ठीक है, कुछ लोग कहता है कि नहीं ये ठीक है, कुछ लोग कहता है कि नहीं ये क्या है, गलत है ना। तो वही कह रहा है कि उदारवादी इसे प्रगति और अवसर का साधन मानते हैं। उदारवादियों का कहना है कि ये क्या है, इसके प्रगति का, इसके विकास का क्या है, अवसर है। जबकि मार्क्सवादियों का कहना है कि नहीं, इसे जो है शोषण और असमानता बढ़ाने वाला बताते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इससे जो है शोषण बढ़ रहा है और असमानता बढ़ रहा है। ठीक है, आगे कहा गया कि असल में भारत को ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे भूमंडलीकरण के लाभों को पूरा उपयोग हो सके। क्या कह रहा है कि अगर भारत की बात करें तो भारत में ऐसा योजना लागू होना चाहिए जिससे भूमंडलीकरण के जो लाभ हैं, इस वैश्वीकरण का जो लाभ है उसका उपयोग हो सके और साथ ही साथ इसके दुष्प्रभावों से भी बचाव किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा है, सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकी ने भूमंडलीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया है। यही प्रश्न आपको घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को किस प्रकार प्रभावित किया है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि आखिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है वो वैश्वीकरण को किस प्रकार बढ़ाया है और वैश्वीकरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, उसी के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान शब्दों में दोस्तों आपको बताया गया है। अगर बात किया जाए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का, किसका, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का, तो सबसे पहले लिखेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ, है ना। तो कहा जाता है कि वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके जरिए दुनिया भर में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे कि फोन मान लीजिए, है ना, ईमेल मान लीजिए, इंटरनेट मान लीजिए, इसके जरिए क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है ना, फेसबुक है, ये क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
इसके जरिए क्या होता है, दुनिया भर में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। क्या कहते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, वही देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गया, तो इसके जरिए क्या किया जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं, है ना। अब देखिए इसमें से एक और पॉइंट हमारा बना था, भूमंडलीकरण का अर्थ, जिसको हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। तो इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने वैश्वीकरण के बारे में आपको समझाया था, लेकिन फिर से थोड़ी सी आसान शब्दों में मैं इसको समझाना चाहता हूं। देखिए अगर बात यहाँ जाए वैश्वीकरण का या तो भूमंडलीकरण का, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि जब दुनिया के अलग अलग देश एक दूसरे से व्यापार, शिक्षा, तकनीकी यात्रा और संस्कृति के जरिए जुड़ जाते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं या तो वैश्वीकरण कहते हैं। आप नहीं समझे होंगे, ठीक है, उदाहरण के तरीके समझे। जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये क्या है, भारत है, ठीक है, ये क्या है, रूस है। अब भारत और रूस के बीच में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यापार। ठीक है, जब भारत और रूस के बीच में व्यापार होगा तो इससे तो संबंध बनेगा ही, रूस से संबंध तो बनेगा ही। ठीक है, और जब रूस से संबंध बन रहा है इसका मतलब क्या है, ये वैश्वीकरण है। तो वही कह रहा है कि जब दुनिया के अलग अलग देश दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, शिक्षा लेते हैं, तकनीक का व्यापार करते हैं, यात्रा करते हैं और संस्कृति के जरिए जुड़ जाते हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं या तो वैश्वीकरण कहते हैं। क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब ये होता है विश्व को एक करने की प्रणाली को ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया कि वैश्वीकरण क्या है, और ये भी समझ गया कि आखिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है। अब क्वेश्चन में हमारा इस प्रकार से पूछा गया था कि आईसीटी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को कैसे बढ़ावा दिया और इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के वैश्वीकरण पर प्रभाव का या तो बढ़ावा दिया का, ठीक है, तो उसमें से पहला हमारा आता है सूचनाओं का तेज और आसान आदान प्रदान। मीन्स आईसीटी के कारण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कारण क्या हुआ है, सूचनाओं का तेजी से और आसानी से आदान प्रदान होने का संभावना हुआ है। कैसे, तो कह रहा है कि पहले सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में हफ्तों या महीने लगते थे। क्यों, क्योंकि पहले लेटर चलता था। क्या चलता था, लेटर, चिट्ठी का सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ से चिट्ठी भेज रहा है तो यहाँ पे पहुंचने में जो उसको 2 से 3 दिन लगता था, लेकिन अब आज की दुनिया में जो है ईमेल आ चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है, ठीक है, मैसेजिंग ऐप्स आ चुका है, जिसके जरिए पल भर में हम लोग क्या कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जो है जानकारियां भेज सकते हैं। तो ये जो है आसान हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ हुआ है। ठीक है, तो ये किसके कारण संभव हो पाया, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के कारण संभव हो पाया है। ठीक है, देखिए उदाहरण कह रहा है कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के बारे में तुरंत वैश्विक ग्राहकों को जानकारी दे सकती है। कोई भी कंपनी जो है क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो है ना तुरंत पूरे विश्व में जो है व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए क्या कर सकती है, जानकारियां दे सकती है। ठीक है, तो ये संभव हो पाया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कारण। फिर इसका दूसरा जो महत्व है या तो कह सकते हैं बढ़ावा है, वो क्या है, ऑनलाइन व्यापार। इससे क्या हुआ, ऑनलाइन व्यापार बढ़ा है। कैसे बढ़ा है, कह रहा आईसीटी ने ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल मार्केटिंग को आसान बना दिया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आजकल का जो हमारा समाज है वो हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ हो चुका है। ठीक है, इससे आसान कुछ चाहिए क्या, नहीं, ये बहुत आसान हो चुका है। वही कह रहा है कि अब कोई भी व्यापारी अपने चीज़ें दुनिया में कहीं भी बेच सकता है। अब जो है ना कोई भी व्यापारी क्या कर सकता है, अपनी चीज़ों को कहीं भी बेच सकता है, दुनिया में कहीं भी बेच सकता है। तो ये संभव हो पाया किसके कारण से, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कारण से संभव हो पाया है। उदाहरण देखिएगा, कह रहा अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म ग्लोबल व्यापार का माध्यम बन गए। ठीक है, ये सब जो कंपनियां हैं वो ग्लोबल, पूरा विश्व में कार्य करती है। तो ये सारा जो संभव हो पाया है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पाया है। तीसरा कह रहा है संस्कृति और विचारों का वैश्विक आदान प्रदान। मीन्स इससे क्या हुआ है, तो हमारा संस्कृति का और विचारों का क्या हुआ, विश्व में जो है आदान प्रदान हुआ है। कह रहा सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए अलग अलग देशों की संस्कृति, चीज़ें जैसे कि भोजन, संगीत, फैशन, परंपराएं आदि जो है दुनिया भर में पहुंच रही है। ठीक है, आज देखिए सोशल मीडिया के कारण क्या हुआ,
अलग अलग देशों की जो संस्कृति है वो जो है, उसका भोजन कैसा है, उसका संगीत कैसा है, उसका फैशन कैसा है, वहाँ का परंपरा कैसा है, ये सब जो है दुनिया को पता चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारा संस्कृति जो है और विचार जो है वो विश्व भर में फैल रहा है और वैश्विक लोगों तक पहुंच रहा है ना। उदाहरण देखिए, कह रहा है कोरियन पॉप, योग भारत का जो योग है, भारतीय फिल्में जो है वो क्या हो रही है, पूरे विश्व स्तर में फैल रही है। तो ये किसके कारण संभव हुआ है, तो इंटरनेट के कारण, जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। फिर देखिए चौथा हमारा है दूरस्थ शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। इससे क्या हुआ, ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। कैसे, कह रहा आईसीटी की मदद से अब ऑनलाइन कोर्सेस और वेबिनार के जरिए शिक्षा दुनिया भर में पहुंच रही है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि जब से आईसीटी आया में संचार एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आया है, तब से ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो गया है। और अब जो है ना, विद्यार्थी गांव के कोने में भी बैठ करके जो है ना, विदेश की या तो कोई भी बड़ी बड़ी पढ़ाई जो है वो आराम से कर सकता है, उसको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, बायजूस हो गया, खान एकेडमी हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, कई ऐसे कंपनियां हैं, कई ऐसे ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसके जरिए विद्यार्थी जो है घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ, दूरस्थ शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हुआ है। फिर देखिए पांचवा है दूरसंचार में क्रांति। दूरसंचार में क्रांति का मतलब क्या है, कह रहा है कि वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और मैसेजिंग से लोग ना केवल सिर्फ जुड़े रहते हैं बल्कि व्यापारिक मीटिंग्स और समझौते भी ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, देखिए आज जो हमारा आईसीटी है वो कितना मदद कर रहा है, वैश्वीकरण में कितना मदद कर रहा है। ठीक है, आज सिर्फ वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉल्स में सिर्फ बातें ही नहीं होती है बल्कि व्यापार भी किया जाता है, मीटिंग भी किया जाता है ना। तो इस प्रकार से हमारा व्यापारिक संबंध बनता है, और जब व्यापारिक संबंध बनता है तो ये जो है वैश्वीकरण को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम लोग बात करते हैं जूम ऐप का, गूगल मीट का, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, ये सब जो ऐप है ना वो दुनिया भर में मीटिंग्स के लिए जाने जाते हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ, घर बैठे ही लोग मीटिंग कर रहे हैं और अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर छठा हमारा कह रहा है वैश्विक रोजगार का अवसर। इससे हमारा जो है ना लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। कैसे, कह रहा आईसीटी ने वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग जैसे चीजों को संभव बनाया है। आईसीटी के जरिए क्या हुआ है, तो वर्क फ्रॉम होम, लोगों को घर से काम करने की छूट मिल रही है ना। जिससे क्या हो रहा है, अब कंपनियां किसी भी देश के टैलेंट को हायर कर सकती है, और इसके जरिए जो है ना कंपनियां क्या करती है, किसी भी देश के जो टैलेंट है, जो जिसमें टैलेंट भरा हुआ है, ठीक है, उसको क्या कर सकती है, चुन सकती है। उदाहरण देखिएगा, कह रहा अपवर्क, फीवर्स जैसी साइट जो है वो भारत का व्यक्ति अमेरिका के लिए कार्य कर सकता है। ये सब साइट के जरिए जो है भारत का व्यक्ति जो है अमेरिका के लिए कार्य कर सकता है। अब इससे क्या हुआ है, तो रोजगार बढ़ा है ना। फिर सातवां कह रहा है आपातकालीन स्थितियों में मदद। कह रहा आईसीटी जो है आपातकालीन स्थितियों में भी मदद किया। कैसे, कह रहा कि प्राकृतिक आपदा, महामारी जैसे परिस्थितियों में आईसीटी ने देशों को आपसी सहयोग करने में मदद किया है। उदाहरण देखिएगा तो कोविड-19 के समय वैक्सीनेशन से जुड़ी सूचनाएं और टेलीमेडिसिन सेवाएं जो है प्रदान किया था। किसने, आईसीटी ने, मीन्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है और वैश्वीकरण पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब अंत में बारी आती है निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने भौगोलिक सीमाओं को कम कर दिया। ठीक है, में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने क्या किया, विश्व का जो दूरी है उसको कम कर दिया है और विश्व को जो है अपने मुट्ठी में कर लिया। भाई कह रहा है कि अब जो है दुनिया एक वैश्विक गांव बन गया। ठीक है, दुनिया जो है ना एक गांव के जैसा हो गया, है ना, जहां लोग, कंपनियां और देश आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, शिक्षा लेते हैं, संस्कृति और विचारों का जो है आदान प्रदान करते हैं, है ना। और यह सब जो है संभव हो पाया किसके कारण से, आईसीटी के कारण से, में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कारण संभव हो पाया है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण
करें। क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन जो है WTO जो है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, विदेशों में जो व्यापार हो रहा है उसमें वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और पहली वीडियो में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करते हैं वैश्वीकरण का, तो वैश्वीकरण का सीधा मतलब आप समझिएगा विश्व को एक करना। विश्व को एक करने की प्रणाली ही क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। अब विश्व को एक कैसे किया जाएगा, तो व्यापार के जरिए, शिक्षा के जरिए, संस्कृति के जरिए, है ना। तो इसका जो फैलाव हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो शुरू में हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना, परिचय, भूमिका, जो आपको लिखना आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखेंगे वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे से गहराई से जुड़ते जा रहे हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। मिस वही हो गया कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से विश्व के विभिन्न देश क्या कर रहे हैं, अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तकनीकी रूप के जरिए जो है ना एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, गहराई रूप से जुड़ रहे हैं। मिस व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा का हस्तांतरण कर रहे हैं, संस्कृति का हस्तांतरण कर रहे हैं, है ना। इसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण हम लोग कहते हैं। कह रहा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो भूमिका है वो क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन इस प्रक्रिया का एक केंद्रीय स्तंभ है। और विश्व व्यापार संगठन जो है ना इसका क्या है, एक स्तंभ मतलब समझते हैं पिलर, जब घर बनाते हैं तो वो पिलर देते हैं कि नहीं, हाँ, तो वो पिलर के समान है जो वैश्विक व्यापार को क्या बनाता है, सुगम और नियमबद्ध करने का कार्य करता है। में जो वैश्विक व्यापार को जो है क्या करता है, बेहतर बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर विश्व व्यापार संगठन क्या है ना, क्योंकि नाम ऊपर में आया था विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो थोड़ा सा हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो देखिए, अगर बात किया जाए विश्व व्यापार संगठन का, तो इसको जो है ना शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है WTO। क्या कहा जाता है, WTO, ठीक है। इनकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना वो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। कब, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। ये MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी मुख्यालय जो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है। फिर देखिए कहा जा रहा है कि इसके सदस्य की बात करें, मिस विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य शामिल हैं, तो 160 देश, 160 से प्लस देश में शामिल है ना। और भारत जो है संस्थापक सदस्य है इसका, किसका, विश्व व्यापार संगठन का। तो यहाँ तक हम लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के बारे में भी जानकारियां प्राप्त कर लिया। अब इसका क्या उद्देश्य होता है, तो कह रहा है विश्व व्यापार नियमों को स्थापित करता है। विश्व व्यापार संगठन जो है ना क्या करता है, नियम को स्थापित करता है कि अगर आप कहीं व्यापार कर रहे हैं विश्व में तो उसका क्या नियम होना चाहिए। फिर व्यापार विपदों को निपटारा करना, ये जो है ना व्यापार से जुड़े जो जो समस्याएं होती है उसको वो क्या करता है, निपटारा करता है, उसको वो खात्मा करता है। फिर कह रहा है व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, व्यापार में जो बाधाएं आती है, जो समस्याएं आती है उसको भी ये क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर कह रहा है व्यापारिक नीति में पारदर्शिता लाना, ठीक है। व्यापारिक नीति जो व्यापार अगर हो रहा है तो उसमें से समानता लाना, है ना। और कह रहा है विकासशील देशों को व्यापार में सहयोग देना, जो विकासशील देश है, जो विकास कर रहे हैं उसको क्या करना, व्यापार में सहयोग देना। ये किसका कार्य होता है, तो इसका उद्देश्य होता है WTO का, मिस विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न आ गया कि वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ फिर से कह रहा है कि वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया भर के देशों का आपस में जोड़ना। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि विश्व को एक करना, मीन्स दुनिया भर के देशों को आपस में जुड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। कह रहा है इसमें सामान, सेवाएं, पूंजी, तकनीक और संस्कृति का आदान प्रदान शामिल है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको ऊपर में भी बताया था। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे वर्ड्स आया है कि WTO और वैश्वीकरण का संबंध, कि विश्व व्यापार संगठन जो है और वैश्वीकरण का क्या संबंध होता है। तो कह रहा WTO ने वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। किसने, WTO ने, विश्व व्यापार संगठन ने वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आगे कह रहा है कि WTO के नियम से व्यापार की बाधाएं कम हुई और देशों के बाजार खुल गए। क्या हुआ कि विश्व व्यापार संगठन जब आया तो इससे क्या हुआ, व्यापार में जो बाधाएं आ रही थी वो खत्म हो गया, कम हो गया, और अन्य देशों
के बाजार के रास्ते खुल गए। आगे कह रहा है कि WTO यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार निष्पक्ष और पारदर्शी हो। अब देखिए WTO ने क्या किया कि कोई भी व्यापार हो रहा ना, तो वो व्यापार को जो है ना क्या किया, एकदम बढ़िया बनाया, ठीक है, ताकि आपको ठगा ना जा सके। आगे कह रहा है कि WTO ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया, जिससे कंपनियां बेहतर गुणवत्ता और सस्ती कीमतों पर उत्पाद देने लगी। क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन ने क्या किया, वैश्विक स्तर पे जो है ना प्रतिस्पर्धा बढ़ाया कि जो कम कीमत पे बेहतर सामान देगा उसी की खरीदारी होगी। तो इससे क्या हुआ, हम लोगों को जो है बेहतर गुणवत्ता वाली सस्ती कीमतों पे उत्पाद प्राप्त हो जाती है ना। तो ये जो है कार्य था और WTO का वैश्वीकरण के साथ संबंध था। अब हमारा क्वेश्चन था विश्व व्यापार संगठन WTO की क्या भूमिका है ना। तो देखिए इसकी भूमिका की बात करें तो इनका पहला भूमिका है वैश्विक व्यापार नियम बनाना। वैश्विक व्यापार नियम बनाना कह रहा है WTO सदस्य के बीच व्यापार के लिए नियम और मानक तय करता है। ये क्या करता है, सदस्य देशों के बीच में जो है ना व्यापार के लिए नियम और कानून बनाता है, जिससे व्यापार में जो है ना पारदर्शिता बना रहा है, इस व्यापार जो है बढ़िया से बना रहे। ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है व्यापारिक विवादों का समाधान। व्यापार में जो विवाद होता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, उसका समाधान करता है। वही कह रहा है कि अगर दो देशों के बीच व्यापार को लेकर के कोई विवाद होता है तो WTO में विश्व व्यापार संगठन जो है ना क्या करता है, उसको सुलझाने का प्रयास करता है। तीसरा शुल्क और करों में कटौती। ये क्या करता है, शुल्क जो लगता है, जो कर लगता है, जो टैक्स लगता है, उसमें कटौती करता है। कह रहा है WTO के माध्यम से कई बार देशों के बीच आयात निर्यात पर लगने वाले करों को घटाया जाता है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है। जब हम लोग अन्य देशों के साथ व्यापार करते हैं तो इसके माध्यम से जो कर लगता है ना वो कम हो जाता है। फिर कह रहा है इसमें जो है ना विकासशील देशों को मदद मिलता है। कह रहा है WTO विकासशील देशों को व्यापारिक नीतियों में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। हमें सीधा समझिएगा, जो विकास कर रहे हैं देश हैं, ठीक है, उसको ये क्या करता है, मदद करता है, ताकि आप भी क्या करें, विकसित हो सके, है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, अगला कह रहा है यहाँ पे कि WTO केवल वस्तुओं का व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि बौद्धिक संपदा अधिकार, कृषि आदि क्षेत्रों को भी कवर करता है। ठीक है। क्या कह रहा है कि WTO जो है ना सिर्फ वस्तुओं का व्यापार ही नहीं करता है, बल्कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो है, कृषि आदि जितने भी क्षेत्र हैं सबको ये कवर करने का प्रयास करता है, अर्थात सबको बेहतर बनाने का प्रयास ये करता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया भाग 2। क्या आया, भाग 2। भाग 2 में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैश्वीकरण का प्रभाव। ये तो ऊपर हम पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आखिर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है ना। तो पहले हम लोग जानते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव, मीन्स जो पॉजिटिव प्रभाव है। ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव प्रभाव पहला पड़ा व्यापार का विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ा है वो क्या पड़ा है, इससे व्यापार का विस्तार हुआ, है ना। कैसे, कह रहा है वैश्वीकरण ने देशों के बीच में आयात निर्यात बढ़ाया है और अब कोई भी देश आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद को बेच सकता है। इस प्रकार से व्यापार में क्या हुआ, विस्तार हुआ है। दूसरा कह रहा है नौकरियों का अवसर। कह रहा है वैश्विक कंपनियां निवेश करती है, जिससे रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब यहाँ पे वैश्विक स्तर पे आयात निर्यात होने लगा ना, तो विश्व की कंपनियां जो है निवेश करती है इसमें, जिसमें से क्या होता है, रोजगार मिलता है। तीसरा कह रहा है तकनीकी विकास। इससे क्या हुआ, तकनीकी विकास हुआ। कैसे, कह रहा है तकनीकी का आदान प्रदान हुआ है। जब एक दूसरे देशों के साथ में व्यापार हो रहा है तो इससे क्या हुआ, तकनीकी का भी आदान प्रदान हुआ है। कह रहा है विकासशील देशों को उन्नत तकनीक और बेहतर प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध हो रही है, और जो विकास कर रहे देश हैं उनको जो है ना बेहतर तरीके से प्रबंधन प्रणाली और तकनीक प्राप्त हो रही है। चौथा कह रहा है उपभोक्ताओं को लाभ। इससे क्या हो रहा है, उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है। कह रहा है वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को सस्ते और विविध उत्पाद मिलते हैं, जिससे उनकी पसंद जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मीन्स देखिए सस्ती कीमत पे जो है वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। फिर पांचवा हमारा कह रहा है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। लेकिन इससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। कह रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ठीक है। क्या हुआ, जब विश्व के सभी देश व्यापार करने लगे हैं तो वे जो है ना अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार किए हैं और कीमतें में भी क्या किए, नियंत्रण किए हैं।
तो ये जो है हमारा पॉजिटिव इफेक्ट था। अब बातें यहाँ पे आती है इसके नकारात्मक प्रभाव का, कि इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। तो कह रहा है इसका नकारात्मक प्रभाव जो पड़ा स्थानीय उद्योगों पर दबाव हुआ। कैसे? कह रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कई बार छोटे स्थानीय उद्योग टिक नहीं पाते हैं और बंद हो जाते हैं। ठीक है, जब विश्व में प्रतिस्पर्धा चल रहा होता है, लड़ाई चल रहा होता है व्यापार को लेकर के, तो छोटे छोटे जो स्थानीय उद्योग है ना वो उसमें टिक पाते नहीं हैं और वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। दूसरा कह रहा है इससे जो है आर्थिक असमानता आती है। कैसे? कह रहा है विकसित देशों को ज़्यादा लाभ होता है जबकि गरीब और विकासशील देशों को अपेक्षाकृत कम फायदा होता है। क्या कह रहा है कि इससे जो है जो विकसित देश है उसको अधिक फायदा होता है जबकि जो गरीब और विकासशील देश हैं उसको कम फायदा होता है, मीन्स वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, है ना। तीसरा कह रहा संस्कृति पर प्रभाव, इसका प्रभाव जो है संस्कृति पर भी पड़ता है। कैसे? कह रहा पश्चिमी देशों की संस्कृति का प्रभाव बढ़ने से स्थानीय परंपराएं और संस्कृति कमजोर हो रही है। हम लोगों ने अपने समाज में भी देखा है कि यहाँ के लोग जो है वो पश्चिमी देशों की सभ्यता अपनाते जा रहे हैं, संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, जिससे क्या हुआ कि यहाँ की संस्कृति जो वो छीन होते जा रही है, मीन्स यहाँ की संस्कृति खत्म होते जा रही है ना। इसलिए कह सकते हैं कि इसका प्रभाव जो है संस्कृति पे भी पड़ा है। चौथा यहाँ पे हमारा है पर्यावरणीय चुनौतियाँ, इससे जो है पर्यावरण को भी हानि हो रहा है। कैसे? कह रहा है उत्पादन बढ़ाने की होड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। ठीक है, लोग जो है क्या करें, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, है ना, प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण पे भी क्या हो रहा है, संकट छाया है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है कुछ फायदा भी है और बहुत सारा हानि भी है। तो आज का प्रश्न हमारा है कि सामाजिक आंदोलन पर भूमंडलीकरण का प्रभाव अब कैसे पड़ता है। या तो यही प्रश्न आपको घुमा के दे सकता है कि आप सामाजिक आंदोलनों को वैश्वीकरण के प्रभाव से कैसे जोड़ते हैं। मैं सीधा यहाँ पे कहा गया है कि समाज में जो आंदोलन होते हैं, चाहे वो आज़ादी को लेकर के हो, चाहे वो भेदभाव को लेकर के हो, चाहे वो कुछ भी हो, मीन्स हमारे समाज में जो आंदोलन हो रहा है उसका वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या तो वैश्वीकरण का हमारे समाज पर क्या असर पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर भूमंडलीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है। तो मैंने आपको पहले भी भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के बारे में बताया था कि देखिए, अगर बात करते हैं वैश्वीकरण का, तो वैश्वीकरण दो शब्दों का मेल है, विश्व और एकीकरण। विश्व को एक करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि भूमंडलीकरण का अर्थ या तो वैश्वीकरण का अर्थ, क्योंकि भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण दोनों एक ही शब्द है, तो लिखेंगे कि वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, वैश्विक और एकीकरण, जिसमें से वैश्विक का अर्थ हो गया पूरा दुनिया और एकीकरण का अर्थ हो गया एक करना। अर्थात कह सकते हैं कि पूरे विश्व को एक करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया के विभिन्न देशों का आपस में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से जुड़ जाना, है ना। मैं दुनिया के कई सारे देश जो हैं वो क्या करते हैं, या तो राजनीतिक क्षेत्र में, या तो सामाजिक क्षेत्र में, या तो सांस्कृतिक क्षेत्र में मीन्स व्यापार करते हैं, या तो कुछ और भी चीज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण देशों के बीच की सीमाएं कम होती जा रही है। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसा प्रक्रिया है ना जिसके कारण क्या हो रहा है, देशों के बीच की सीमा जो है ना वो कम होती जा रही है और एक वैश्विक समाज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, मीन्स पूरा विश्व जो है एक समाज के जरिए एक साथ एकजुट हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये हम हैं, ठीक है, ये आप हैं, अगर हमारे और आपके बीच में क्या होगा, किसी चीज़ को लेकर के व्यापार होगा, ठीक है, तो आपका और हमारा संबंध नहीं बनेगा, बनेगा। तो वैसे यहाँ पे कह रहा है कि जब विभिन्न देशों के बीच में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, ठीक है, वैश्वीकरण हो रहा है, तो इनके बीच में क्या बन रहा है, संबंध बन रहा है। ये जो संबंध बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक समाज का निर्माण हो रहा है, एक विश्व समाज का निर्माण हो रहा है। फिर कह रहा है कि भूमंडलीकरण ने जहां एक और आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर इसने सामाजिक आंदोलन पर भी गहरा प्रभाव डाला है। क्या कह रहा है कि भूमंडलीकरण ने एक तरफ क्या किया, आर्थिक विकास को बढ़ाया है और तकनीकी प्रगति को बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ इसने क्या किया, तो सामाजिक आंदोलन पर भी गहरा प्रभाव डाला है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर सामाजिक आंदोलन पर इन्होंने किस प्रकार से गहरा प्रभाव डाला है। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि सामाजिक आंदोलन वे संगठित
प्रयास होते हैं जिनके माध्यम से समाज में व्याप्त असमानता, अन्याय, शोषण आदि के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। मतलब यहाँ पे ये समझाया गया है कि सामाजिक आंदोलन लोग किसको कहते हैं, तो सामाजिक आंदोलन उसको कहते हैं जो समाज में बुराई होती है, जो अन्याय होता है, उसके खिलाफ जो आवाज उठाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक आंदोलन कहते हैं। कह रहा है कि भूमंडलीकरण ने इन आंदोलनों की दिशा, कार्यप्रणाली, प्रभाव और रणनीतियों को बदल दिया। ठीक है, भूमंडलीकरण ने क्या किया, वैश्वीकरण ने क्या किया, ये जो आंदोलन होते हैं, समाज में जो आंदोलन होते हैं उसकी दिशा को बदल दिया, उसकी कार्यप्रणाली मतलब कैसे कार्य करेगा, उसके प्रभाव को बदल दिया, उसके रणनीतियों को भी बदल दिया। तो कैसे बदल दिया ये चीज को हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक आंदोलन पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। क्या आखिर भूमंडलीकरण का सामाजिक आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पहला प्रभाव जो पड़ा वो सूचना और संचार तकनीकी में वृद्धि। भूमंडलीकरण से क्या हुआ, सूचना और संचार तकनीकी में वृद्धि हुआ। कैसे, कह रहा वैश्वीकरण के कारण इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया जैसे साधनों का तेजी से विकास हुआ, है ना। और सोशल मीडिया ने क्या किया, आंदोलन को फैलाने, लोगों को जोड़ने, विचार साझा करने और वैश्विक समर्थन प्राप्त करने में मदद किया। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पहले अगर कोई सामाजिक मुद्दा होता था, ठीक है, तो वो तो गांव में ही रह जाता था, उसके समाज में ही रह जाता था। लेकिन आज जो है इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक है, तो अगर कोई आंदोलन होता है समाज में, ठीक है, तो वो क्या करता है, इंटरनेट के थ्रू से, मोबाइल के थ्रू से, सोशल मीडिया के थ्रू से पूरे विश्व में फैला सकते हैं, है ना, और विश्व के लोगों को भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से यह जो मुद्दा है वो वैश्विक मुद्दा हो जाता है और विश्व के सभी देशों द्वारा इसका समर्थन प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए कहा है कि भूमंडलीकरण से इस वैश्वीकरण का पहला प्रभाव पड़ा है सामाजिक आंदोलन पर बेहतर। ठीक है, उदाहरण देखिए, कह रहा है मी टू आंदोलन, जलवायु परिवर्तन के लिए फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आंदोलन, ये सब आंदोलन जो चलाया गया है, ठीक है, ये सामाजिक आंदोलन है और ये जो है पूरे विश्व में फैल गया। फिर दूसरा जो है कह रहा है इसका प्रभाव जो है वैश्विक एकजुटता और नेटवर्किंग। इससे क्या होगा, पूरा विश्व जो है एकजुट होगा। कैसे, कह रहा है अब जो है आंदोलनों का दायरा केवल स्थानीय नहीं रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो गया। क्या कह रहा है, अब जो समाज में जब आंदोलन होता है तो उसका जो दायरा है सिर्फ समाज में ही नहीं रहता, मीन्स वो सिर्फ समाज में ही फैला हुआ नहीं रहता है, ठीक है, वो पूरे विश्व में फैल जाता है ना। और अब जो है विभिन्न देशों के आंदोलनकारी एक दूसरे से जुड़ करके अपने संघर्ष को वैश्विक मंच पर ला सकते हैं। ठीक है, और अब ऐसा कंडीशन आ चुका है कि विभिन्न देशों के जो आंदोलनकारी जो नेता हैं वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके अपने संघर्ष को जो है विश्व के मुद्दे तक पहुंचा सकते हैं, इस विश्व के सामने अपना मुद्दा रख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार से विश्व जो है एकजुट हो रहा है। फिर तीसरा, नई चुनौतियां, ठीक है, एकजुट तो हो रहा है लेकिन इसके सामने जो है कई नई चुनौतियां आ रही है। कैसे, कह रहा है भूमंडलीकरण से आयात निर्यात और विदेशी निवेश बढ़ा। भूमंडलीकरण से क्या हुआ, आयात निर्यात बढ़ा और विदेशी निवेश बढ़ा, लेकिन इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि स्थानीय उद्योग और कामगार प्रभावित हुए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि विदेशी निवेश तो बढ़ा लेकिन स्थानीय उद्योग जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, पूरा अंत होने के कगार पे आ गया, है ना। कह रहा है इसके विरोध में मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन जैसे आंदोलन देखने को मिले और यही वैश्वीकरण के कारण जो है मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन जैसे कई आंदोलन हम लोगों को देखने को मिला। तो ये जो है इसका साइड इफेक्ट रहा, मतलब क्या, नकारात्मक प्रभाव रहा। ठीक है, उदाहरण में देख लीजिए, कह रहा है कि भारत में किसान आंदोलन जो 2020 से 21 में हुआ था, ठीक है, कृषि कानूनों का विरोध हुआ क्योंकि इन कानूनों में वैश्वीकरण की छाया देखी गई। ठीक है, तो ये सब जो है इसका क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। फिर कह रहा है इसका प्रभाव जो है संस्कृति पर भी पड़ता है। संस्कृति पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, तो कह रहा है कि भूमंडलीकरण से पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। जब यहाँ पर वैश्वीकरण आ रहा है तो विश्व के सभी लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं। जब व्यापार कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरे यहाँ के जो लोग हैं वो पश्चिमी संस्कृति को अपनाने लगे, जिससे हमारा परंपरागत संस्कृति जो है ना उस पर संकट आने लगा, है ना। और कई सामाजिक आंदोलन अपने सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को बचाने के लिए सक्रिय हुए। ठीक है, और जब लोगों को लगा कि हमारा संस्कृति जो है क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है, तो लोगों ने क्या किया, कई प्रकार के सांस्कृतिक आंदोलन शुरू किए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो आया उसका कुछ फायदा भी था तो कुछ नुकसान भी था। आगे देखिए, कह रहा मानवाधिकार आंदोलन को बढ़ावा। इसने क्या किया, मानव के अधिकार के लिए जो है ना आंदोलन को बढ़ावा दिया। कह रहा है कि वैश्विक स्तर पे मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इससे लैंगिक समानता, नस्लभेद के खिलाफ बाल अधिकार आदि आंदोलनों को नई ऊर्जा मिली है। मैं देखिए इसके
बाद क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि समाज में जो लैंगिक समानता था, नस्लभेद के खिलाफ जो आंदोलन था, ये सब उठा है ना। और बाल अधिकार ये सब जो आंदोलन है ये भी क्या हुआ, सक्रिय हुआ। तो ये किसके कारण संभव हो पाया, तो वैश्वीकरण के कारण संभव हो पाया है। आगे कह रहा वैश्विक एकजुटता, विश्व जो है एकजुट हुआ है। कैसे, कह रहा भूमंडलीकरण ने दुनिया भर के सामाजिक आंदोलनों को एक दूसरे से जोड़ दिया। भूमंडलीकरण ने क्या किया, इस वैश्वीकरण ने क्या किया, तो दुनिया भर के जितने भी सामाजिक आंदोलन हैं सबको एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया। जैसे कि जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, सबको एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। और जब पूरे विश्व को एक साथ जोड़ा तो विश्व के सारे देश जो है ना, सारे लोग जो है एकत्रित होकर के इसके प्रति जागरूक हुए, ठीक है। फिर सातवां कह रहा है तकनीकी सहायता। कैसे, कह रहा है इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण आंदोलन को तेजी से फैलने में मदद मिला। जब यहाँ पे इंटरनेट और सोशल मीडिया आया ना, तो इसके कारण क्या हुआ, आंदोलनों को जो है ना तेजी मिला, गति मिला, ठीक है, फैलने के लिए, है ना। और सूचना का तेजी से प्रसार संभव हो पाया, ठीक है। और जब इस प्रकार से संभव हो पाया तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो आंदोलन हुआ, हम इस कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो हुआ उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी रहा और नेगेटिव इफेक्ट भी रहा। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखा गया है कि भूमंडलीकरण ने सामाजिक आंदोलनों को एक नई दिशा और व्यापकता दी। भूमंडलीकरण ने क्या किया, तो समाज में जो आंदोलन फैल रहे थे उसको एक नया दिशा प्रदान किया। क्योंकि पहले जो आंदोलन था वो समाज में ही सीमित रहता था, लेकिन आज वो जो आंदोलन है वो पूरे विश्व में फैल सकता है। कह रहा है कि आज के दौर में सामाजिक आंदोलन सिर्फ किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वैश्विक मंच तक अपने मुद्दे को रख रहे हैं, ठीक है। मिस कह रहा है ना कि आज जो है सामाजिक आंदोलन जो है सिर्फ एक ही देश में नहीं रहा है या तो कोई क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये जो है ना पूरे विश्व तक जो है वो फैल चुका है और अपना मुद्दा को आप पूरे विश्व में रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा है। तो आज का प्रश्न हमारा है कि वैश्वीकरण पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, व्याख्या करें। प्रश्न क्या है कि वैश्वीकरण जो है पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में बताइए। अथवा में यही प्रश्न आपको पूछ सकता है कि पर्यावरणीय आंदोलन क्या है उसके बारे में बताइए। और यह जो है भूमंडलीकरण मीन्स वैश्वीकरण से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है उसके बारे में बताइए। मीन्स दोनों क्वेश्चन आपका सेम है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको यही आंसर लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोनों में यही पूछा हुआ कि वैश्वीकरण जो है ना पर्यावरण से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है ना, और पर्यावरण को ये कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैश्वीकरण के बारे में। किसके बारे में, वैश्वीकरण के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको 5-6 वीडियो में लगातार बताते आ रहा हूं और आप इसके बारे में बेटर तरीके से जानते होंगे, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में बताने की जरूरत मुझे नहीं है, मैं सीधा यहाँ पे लिख दिया हूँ। वैश्वीकरण का मतलब है, वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, वैश्विक और एकीकरण, जिसमें से वैश्विक का अर्थ है पूरी दुनिया तथा एकीकरण का अर्थ है एक करना, अर्थात पूरे विश्व को एक करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। जहां पे भी आपको वैश्वीकरण शब्द दिख जाए आपको सीधा समझना है विश्व को एक करना, पूरी दुनिया को एक करने की प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत ही बेटर तरीके से समझाया था, ठीक है। अब हमारा प्रश्न में ये पूछा था कि पर्यावरण में जो है ना वैश्वीकरण किस प्रकार से प्रभाव डालता है, ठीक है, उसके बारे में बताइए। और ये कैसे पर्यावरण से जुड़ा हुआ उसके बारे में बताइए, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसके प्रभाव को समझते हैं, उसके बाद जानेंगे कि आखिर ये कैसे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो पहले यहाँ पे पॉइंट हम लोग बनाएंगे कि पर्यावरण पर वैश्वीकरण का प्रभाव, हमारे पर्यावरण पे जो है वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो देखिए कह रहा है औद्योगिकरण की वृद्धि, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, औद्योगिकरण की वृद्धि हुई। कैसे, कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण दुनिया भर में उद्योग धंधे का विस्तार हुआ। इससे बड़े पैमाने पर क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होने लगा। मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां चालू होगी तो क्या प्राकृतिक संसाधन का दोहन नहीं होगा, जैसा कि कोयला, खनिज, लकड़ी आदि, ये सब प्राकृतिक संसाधनों का जो है दोहन अधिक हो रहा है, ठीक है, अत्यधिक हो रहा है ना। इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, हमारे पर्यावरण पे। ये हम लोग समझ गए। दूसरा है वनों की कटाई। क्या है, वनों की कटाई। कह रहा है वैश्विक बाजार की मांग बढ़ने से कृषि, भूमि और उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि विश्व में बाजार की मांग बढ़ने से
क्या हुआ, कृषि योग्य जो भूमि है ना, और उद्योग के लिए जो भूमि है उसको बनाने के लिए जो है जंगल को काटा जा रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जैव विविधता पर जो है ना खतरा हो गया। ठीक है, जीव जहां पे रहते हैं, इससे आपने देखा होगा कि अभी जंगल काटा जा रहा है। जब जंगल काटा जा रहा है तो वहां के रहने वाले जो जीव है वो सड़कों पे आ गए हैं, गांवों में आ गए हैं। तो ये क्यों, क्योंकि वहां के जीवों पर जो है ना खतरा आ गया है। तो वही कह रहा है कि वनों की कटाई से क्या होगा, वहां के जीवों पर खतरा हो जाएगा, है ना, अर्थात जैव विविधता जो है वो खतरे में आ जाएगी। तीसरा कह रहा है प्रदूषण में वृद्धि। इससे क्या हुआ, प्रदूषण में वृद्धि हुआ। कैसे वृद्धि हुआ, कह रहा है कारखानों, वाहनों और शिपिंग जैसे गतिविधियों से वायु, जल और भूमि प्रदूषण बढ़ा है। और यह सब जो है वैश्वीकरण के कारण व्यापार और परिवहन में वृद्धि का ही नतीजा है। ठीक है, मिस कह रहा है कि यह सब जो हुआ है वो किसके कारण से हुआ, तो वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। ठीक है, अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो इतना बड़ा व्यापार नहीं होता, और अगर इतना बड़ा व्यापार नहीं होता तो इतना बड़ा परिवहन नहीं होता, और परिवहन नहीं होता तो ना ही उद्योग बनते, ठीक है, ना ही सामानों का आदान प्रदान होता, है ना, और ये चीज होता नहीं, प्रदूषण बढ़ता नहीं। मेरी ये जो हुआ है किसके कारण से हुआ, वैश्वीकरण के कारण से हुआ है। चौथा इसका प्रभाव है जलवायु परिवर्तन। क्या है, जलवायु परिवर्तन। कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ने से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैस जब यहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो इससे क्या हो रहा है, विश्व का तापमान भी बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और समुद्र का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो पूरी दुनिया जो है वो क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। इसलिए दुनिया का तापमान जो है, विश्व का जो तापमान है उसको बना करके रखना पड़ेगा, नॉर्मल रखना पड़ेगा, है ना। फिर देखिए पांचवा जो प्रभाव है वो है पश्चिमी जीवन शैली का प्रसार। क्या कह रहा है, पश्चिमी जीवन शैली का प्रसार। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे भारतीय लोग जो है ना पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। यहाँ पे धोती कुर्ता पहनने का परंपरा था, ठीक है, लेकिन आज लोग जीन्स पैंट पहनते हैं। तो ये जो है ना पश्चिमीकरण का देन है। वही कह रहा है वैश्वीकरण के चलते उपभोग की संस्कृति बढ़ी है, जिसमें से ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल होता है। इससे अपशिष्ट और प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, पश्चिमीकरण का उपयोग करते हैं, इससे प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, और अपशिष्ट भी होता है। तो यहां तक हम लोग को जो समझ में आया वो चीज हम लोग क्या करते हैं, सारांश में लिख देते हैं। ठीक है, कि वैश्वीकरण ने दुनिया को जोड़ तो दिया, परंतु इसके चलते पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। वैश्वीकरण ने क्या किया, दुनिया को एकजुट किया, लेकिन इसके चलते जो है हमारे पर्यावरण को क्या पड़ रहा है, भारी नुकसान पहुंच रहा है। अब जरूरत है कि हम क्या करें, सतत विकास करें। सतत विकास मतलब समझते हैं, ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को भी ध्यान में रखा जाए, है ना, ताकि आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला, पर्यावरण पर वैश्वीकरण का प्रभाव। अब हम लोग दूसरा पॉइंट बनाएंगे, पर्यावरणीय आंदोलन जो वैश्वीकरण से जुड़ा है। पर्यावरणीय आंदोलन जो किससे जुड़ा है, वैश्वीकरण से जुड़ा है। तो पर्यावरणीय आंदोलन का मतलब क्या, पर्यावरण को लेकर के जो आंदोलन चलाया जाता है उसको हम लोग पर्यावरणीय आंदोलन कहते हैं। वही कह रहा है कि पर्यावरणीय आंदोलन वे सामाजिक आंदोलन होते हैं जो पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के खिलाफ होते हैं। क्या कह रहा है कि पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए जो आंदोलन हो रहा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरणीय आंदोलन कहते हैं। क्या कह रहा है कि ये आंदोलन पर्यावरण को बचाने, प्रदूषण को रोकने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। ये जो आंदोलन किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण को बचाया जाए, प्रदूषण को रोका जाए और सतत विकास यहाँ पे अपनाया जाए, है ना। देखिए उदाहरण, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था चिपको आंदोलन हुआ था, तो ये क्यों, पेड़ों की रक्षा करने के लिए। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, उसके साथ साथ ग्रीन पीस आंदोलन हुआ। ये क्यों हुआ, ताकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संगठन बनाया जाए, है ना। तो ये सब जो आंदोलन हुआ था वो क्यों हुआ था, ताकि प्रकृति को बचाया जाए, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए। इसके लिए जो है ये सब आंदोलन चलाए गए थे। अब कह रहा है कि भूमंडलीकरण से संबंध, वैश्वीकरण से जो है ना संबंध, हमारे पर्यावरण का संबंध। ठीक है, कह रहा वैश्विक चेतना का विकास। कह रहा भूमंडलीकरण ने
दुनिया के कोनों कोनों में जानकारी पहुंचाई है। ठीक है, मीन्स कह रहा है ना कि पर्यावरण से वैश्वीकरण का क्या संबंध रहा है। तो भूमंडलीकरण ने, मीन्स वैश्वीकरण ने क्या किया, दुनिया के कोनों कोनों में जानकारी पहुंचाई है। इससे पर्यावरणीय समस्याओं की जानकारी भी लोगों तक तेजी से पहुंची, जिससे इन आंदोलनों को वैश्विक समर्थन मिला। देखिए, हमने जाना था कि वैश्वीकरण ने क्या किया, वैश्वीकरण के कारण जो हमारे पर्यावरण को क्षति हो रहा है, लेकिन वैश्वीकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के कोनों कोनों में ये जानकारी पहुंच रही है कि हमारी जो पर्यावरणीय समस्या है वो क्या है, बहुत ही खतरनाक है, और अगर इसको हल नहीं किया जा सके तो ये पूरा विश्व का अंत कर देगा, है ना। जिससे इन आंदोलनों को जो है ना वैश्विक समर्थन मिला, पूरा विश्व के लोगों का समर्थन मिला है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट निकला कि इसने क्या किया, वैश्विक चेतना का विकास किया। दूसरा, इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला। वैश्वीकरण के कारण जो है ना इसको क्या मिला, पर्यावरणीय आंदोलन को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला। कैसे, कह रहा पर्यावरणीय आंदोलन अब केवल एक देश तक सीमित नहीं रहा। वैश्वीकरण के कारण कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर के पर्यावरण बचाने के लिए एक कदम उठाया है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए कि पर्यावरण आंदोलन जो है ना अब सिर्फ एक क्षेत्र के लिए नहीं रहा है, एक देश के लिए सीमित नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब है पूरे विश्व का एक करना। ठीक है, जब पूरे विश्व को एक किया गया तो कई देशों के पास जो है ना ये न्यूज़ गया, और जब कई देशों के पास ये न्यूज़ गया तो सारे देशों ने मिल करके पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया, एक कदम उठाया, जैसा कि पेरिस जलवायु समझौता, है ना। इस प्रकार के कई पर्यावरणीय समझौता उन्होंने किया था, पर्यावरणीय आंदोलन का समर्थन किया था। तीसरा कह रहा है कि बड़े उद्योगों का विरोध, मिस वैश्वीकरण ने क्या किया, बड़े बड़े उद्योगों का विरोध किया। क्या कह रहा है कि भूमंडलीकरण के कारण बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रही है, इनका विरोध करने के लिए पर्यावरणीय आंदोलन खड़ा हुआ। ठीक है, मैं देखिए वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि बड़े बड़े बाहर की कंपनियां, विदेशों की कंपनियां जो है ना प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रही थी, जिसका विरोध करने के लिए यह जो आंदोलन है, पर्यावरण आंदोलन, ये चलाया गया। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समझ गया। अब बारी आती है इसका निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि भूमंडलीकरण ने पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाया है। भूमंडलीकरण ने क्या किया है, पर्यावरण के समस्याओं को बढ़ाया है, लेकिन साथ ही उसने क्या किया, लोगों को जागरूक करने का भी कार्य किया है, क्योंकि ये बात जो है पूरे विश्व में फैला रहा है। कह रहे कि आज पर्यावरण आंदोलन वैश्विक स्तर पर सरकारों और कंपनियों को जिम्मेदार बनाने का कार्य कर रहा है। और याद जो है ना पर्यावरण आंदोलन जो है वो क्या कर रहा है, पूरे विश्व स्तर पे वहाँ के सरकार को और वहाँ की कंपनियों को जिम्मेदार बना रहा है। ठीक है, कि आप जो है पर्यावरण के बारे में सोचें कि कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण अगर दूषित हुआ तो ये जो है सिर्फ एक देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए हानिकारक हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और ये तो आज का प्रश्न हमारा है, भूमंडलीकरण का सांस्कृतिक विविधता पर क्या प्रभाव पड़ा है। या तो यही प्रश्न आपको ऐसे पूछ सकता है कि वैश्वीकरण क्या है और संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। मीन्स सीधा समझिएगा कि वैश्वीकरण जो है उसका हमारे संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं संस्कृति का, तो आपने देखा होगा कि कुछ देश की संस्कृति जो है ना दूसरे देश के लोग अपना रहे हैं। जैसे मान लीजिए भारत का जो योग है, क्या है, योगा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो दूसरे देश के लोग अपना रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारा संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। तो वही कह रहा है कि वैश्वीकरण जो आया है, जो पूरा विश्व को एक साथ जोड़ा गया है, उसमें से संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा वैश्वीकरण के बारे में। किसके बारे में, वैश्वीकरण के बारे में। और वैश्वीकरण के बारे में आप जानते ही होंगे, क्योंकि पिछले 5-6 वीडियो से आप वैश्वीकरण 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 ही सुनते आ रहे होंगे, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट तरीके से इसको समझा देना चाहता हूं कि अगर बात किया जाए वैश्वीकरण का, तो वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरी दुनिया का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। में इस पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। कह रहा है इसमें देश, समाज और लोग व्यापार, संचार, तकनीक, शिक्षा, संस्कृति आदि के माध्यम से एक दूसरे के निकट आते हैं। क्या कह रहा है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से लोग क्या करते हैं, या तो व्यापार के जरिए, संचार के जरिए, तकनीकी के जरिए, शिक्षा के जरिए, संस्कृति के जरिए क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और यही एक दूसरे के साथ जुड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कहा गया कि आज दुनिया इतनी जुड़ चुकी है कि कोई भी घटना, चाहे वो आर्थिक हो या सांस्कृतिक, एक देश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। क्या कह रहा है कि आज की दुनिया जो है एकजुटता इतना आ चुका है, मीन्स वैश्वीकरण इतना फैल चुका है कि अगर कोई घटना भी हो ना, तो उसका आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव जो है ना सिर्फ एक ही देश में नहीं रहता है, बल्कि उसका असर जो है पूरी दुनिया पर होता है ना। मान लीजिए भारत और रूस के बीच में क्या होता है, व्यापार होता है, ठीक है। तो मान लीजिए भारत के किसी चीज़ों में प्रॉब्लम हो गई तो इसका असर रूस में भी होगा, क्योंकि जो चीज़ का भारत से रूस में व्यापार होता था वो रूस में अब व्यापार हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको भी तकलीफ होगा। तो वही कह रहा है कि अगर कोई देश में कोई समस्या आती है तो उसका असर जो है पूरी दुनिया पर होता है। उदाहरण के लिए समझिएगा कि भारत में विदेशों के कपड़े, खान पान और तकनीक का प्रचलन बढ़ गया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं भारत में विदेशों के कपड़े और खान पान और तकनीक जो है बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो वहीं भारतीय योग और आयुर्वेद जो है ना पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है ना। अब हमारा क्वेश्चन था वैश्वीकरण का संस्कृति पर प्रभाव, कि आखिर संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो कह रहा है कि वैश्वीकरण ने संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके मुख्य प्रभाव इस प्रकार से हैं। तो वैश्वीकरण का पहला जो प्रभाव है वो है सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि, में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। कैसे, कह रहा है कि अब दुनिया भर की संस्कृतियां आपस में घुल मिल रही है तथा अलग अलग देशों के त्यौहार, परंपराएं और जीवन शैली का प्रसार तेजी से हो रहा है। क्या कह रहा है कि अब जो है क्या कर रही है, दुनिया भर की संस्कृति जो है ना आपस में घुल मिल गई है ना, और अलग अलग देशों के त्यौहार जो है, परंपराएं जो है, जीवन शैली जो है, इसका प्रसार तेजी से हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे में बताया गया है कि भारत में क्रिसमस, न्यू ईयर और वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा है। दूसरी ओर भारतीय त्यौहार जैसे होली और दिवाली विदेशों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं, ठीक है। देखिए क्रिसमस, न्यू ईयर पार्टी और वैलेंटाइन डे जो है वो भारत का त्यौहार नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भारत में मनाया जा रहा है। दूसरी ओर भारत का जो त्यौहार जैसे होली, दिवाली, ठीक है, ये सब जो है ना विदेशों में भी लोकप्रिय होते जा रहा है, विदेशों में भी मनाया जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि संस्कृति का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ है। ये किसके कारण से, तो वैश्वीकरण के कारण से। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमीकरण का प्रभाव बढ़ना। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, पश्चिमीकरण का प्रभाव बढ़ रहा है। कह रहा है कि पश्चिमी देशों की संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है। लोग पश्चिमी पहनावे जैसे कि जीन्स, टी शर्ट, खान पान, बर्गर, पिज्जा, जीवन शैली और अंग्रेजी भाषा को तेजी से अपनाने लगे हैं, ठीक है। ये हम लोग अपने समाज में रहते हैं, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, है ना। पहले के ज़माने के लोग जो है धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन अब जीन्स टी शर्ट का ज़माना आ चुका है। खान पान में पहले दाल चावल खाया करते थे, लेकिन अब बर्गर पिज़्ज़ा की मांग होती है, ठीक है। उसके साथ साथ अब जो है ना, जो लोग खोरठा हिंदी बोलते थे वो अब अंग्रेजी भाषा को तेजी से अपनाने लगे हैं। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि वैश्वीकरण ने पश्चिमीकरण को बढ़ावा दिया है। इससे क्या हुआ, इससे भारतीय परंपरागत संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, खास करके युवाओं में। आज करके युवा वर्ग जो है ना हमारी संस्कृति को भूलते जा रही है। फिर तीसरा इसका प्रभाव है स्थानीय और क्षेत्रीय संस्कृतियों का संरक्षण और प्रचार। कह रहा है कि वैश्वीकरण ने केवल पश्चिमीकरण ही नहीं बढ़ाया, बल्कि भारतीय संस्कृति को भी विश्व स्तर पर पहचान दिलाया। भारतीय योग, ध्यान, आयुर्वेद, बॉलीवुड फिल्में, भारतीय संगीत और व्यंजन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण ने केवल पश्चिमीकरण ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर भी पहुंचाया है। क्योंकि भारत का जो योगा है, भारत का जो आयुर्वेद है, ये सारे चीज़ें को जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करवाया है। किसने, तो वैश्वीकरण ने। कह रहा है इससे भारतीय संस्कृति का सम्मान और प्रभाव और भी बढ़ा है। फिर चौथा इसका प्रभाव है सांस्कृतिक विविधता पर खतरा। सांस्कृतिक विविधता पर खतरा, कह रहा है वैश्वीकरण के कारण सभी जगह एक जैसी जीवन शैली और संस्कृति अपनाई जा रही है। किसके कारण से, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, सभी जगह जो है एक जैसा जीवन शैली अपनाया जा रहा है और एक जैसा संस्कृति अपनाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जैसे मान लो भारत का जो संस्कृति है वो पूरे देशों में अपनाया जा रहा है, ठीक है। और जब पूरे देशों में अपनाया जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि ये संस्कृति कहाँ का था, है ना। इस प्रकार से क्या होगा, संस्कृति जो है वो छीन हो जाएगी। वह कह रहा है इससे कई स्थानीय भाषाएं, परंपराएं, रीति रिवाज खत्म होने की कगार पे आ गई है।
खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत कला, नृत्य और लोकगीतों का अस्तित्व जो है ना वो खतरे में आ चुका है। ये किसके कारण हुआ है? तो वैश्वीकरण के कारण हुआ है। नेक्स्ट पांचवा हमारा कह रहा है सांस्कृतिक जागरूकता और सहिष्णुता में वृद्धि। कह रहा है दूसरी संस्कृतियों को जानने और समझने के अवसर बढ़े हैं। इससे क्या हुआ है? दूसरी संस्कृतियों को जानने का अवसर जो है ना हम लोग को बढ़ा है। इससे अलग अलग समुदाय और देशों के बीच में जो है ना आपसी सम्मान और सहिष्णुता बढ़ी है। इससे क्या हुआ है? तो अलग अलग समुदाय और अलग अलग देशों के बीच में जो है ना सम्मान और सहिष्णुता बढ़े, मतलब समझते हैं, समझने की प्रणाली बढ़ी है। आगे कह रहा है कि लोग अब विविध संस्कृतियों को अपनाने के लिए अधिक खुले विचारे वाले हो गए। ठीक है, क्या कह रहा है कि लोग जो है ना अब क्या करते हैं, अलग अलग संस्कृति अपनाते हैं। ठीक है, और वो अब खुले मन के हो गए हैं, वो जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे अपने संस्कृति को अपना सकते हैं, है ना। और ये किसके कारण संभव हुआ है? तो वैश्वीकरण के कारण संभव हुआ है। फिर छठा इसका प्रभाव है सांस्कृतिक एकरूपता। क्या है? सांस्कृतिक एकरूपता। कह रहा है वैश्वीकरण ने दुनिया को एक जैसा बना दिया है। वैश्वीकरण ने क्या किया है? दुनिया को एक जैसा बना दिया है। हर जगह एक ही जैसे वस्तुएं, पहनावा, खान पान और मनोरंजन के साधन दिखाई देने लगे हैं। तो ये सब जो संभव हुआ है वैश्वीकरण के कारण संभव हुआ है। कह रहा है इससे सांस्कृतिक विविधता में कमी आई। इससे क्या हुआ? सांस्कृतिक जो विविधता है, हमारा संस्कृति, अलग अलग जो संस्कृति है उसमें क्या आई है? कमी आई है ना। तो यहाँ तक जो है आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में दोस्तों इस प्रकार से लिखा हुआ कि वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया को करीब ला दिया है। इससे एक और जहाँ सांस्कृतिक का आदान प्रदान और जागरूकता बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर जो है ना यह स्थानीय और पारंपरिक संस्कृतियों के लिए चुनौती भी बनी है। कैसे? कह रहा है कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारा संस्कृति जो दूसरे देशों में फैल रहा है, लेकिन हमारे देशों की संस्कृति तो छीन हो जाएगी। लोगों को तो पता ही नहीं रहेगा कि यह संस्कृति जो थी वो भारत की थी, है ना। इसलिए कह रहा है कि ये जो हमारे पारंपरिक संस्कृतियों के लिए चुनौती बना है। कह रहा है हमें वैश्वीकरण के लाभ उठाते हुए अपनी सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना चाहिए। क्या कह रहा है? हमें वैश्वीकरण का लाभ उठाना चाहिए, उसके साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना चाहिए, ताकि हमारी पहचान और परंपराएं जो है ना वो क्या रहे? सुरक्षित बनी रहे। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न होने वाला है विश्व बैंक और इसकी भूमंडलीकरण में भूमिका पर प्रकाश डालें। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि विश्व बैंक जो है भूमंडलीकरण में, मीन्स वैश्वीकरण में किस प्रकार की भूमिका निभाती है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि आखिर विश्व बैंक क्या है, क्योंकि भूमंडलीकरण के बारे में, मीन्स वैश्वीकरण के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि भूमंडलीकरण का मतलब होता है विश्व को एक करना, है ना। विश्व को जोड़ना ही क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है और वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि आखिर विश्व बैंक किसको कहते हैं। तो वही मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे कि विश्व बैंक जो है ना एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। वित्तीय मतलब समझते हैं, जो पैसे की देख रेख करता है ना। तो वही कह रहा है विश्व बैंक जो है ना एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। कोई पूछेगा कि विश्व बैंक की स्थापना जो है वो कब किया गया था? तो 1944 में किया गया था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के समय में। कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य, ये जो संस्था बनाया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना। विकासशील देश मतलब समझते हैं जो विकास कर रहे हैं, है ना, उनको क्या करना? सहायता देना, हेल्प करना उनका, ताकि वे गरीबी से दूर हो सके और अपने देश का विकास कर सके। ठीक है, ये उद्देश्य है किसका? तो विश्व बैंक का, है ना। अब हमारा क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि विश्व बैंक और इसकी भूमंडलीकरण में भूमिका, कि हमको बताइए कि विश्व बैंक जो है ना भूमंडलीकरण में किस प्रकार से भूमिका निभाती है, मीन्स वैश्वीकरण में किस प्रकार की भूमिका निभाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं विश्व बैंक का परिचय। मैंने आपको पहला बताया था कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। कौन? विश्व बैंक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य जो होता है विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना और गरीबी कम करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो विकासशील देश है, जो विकास कर रहे हैं, है ना, उनको सहायता प्रदान करना ताकि वे गरीबी से दूर हो सके। ठीक है,
फिर कहा गया कि यह जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है ना वाशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि विश्व बैंक का क्या परिचय होता है। अब यहाँ पे कह रहा है विश्व बैंक के प्रमुख अंग, विश्व बैंक जो है ना इसका भी कुछ प्रमुख अंग है। जैसे हम लोग नाउन पढ़ते हैं तो नाउन का अंग होता है कि नहीं, काइंड्स होता है कि नहीं, बिल्कुल सेम विश्व बैंक का भी कुछ पार्ट्स है। तो कौन सा पार्ट है? तो पहला आपका है IBRD और दूसरा है IDA। तो IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसमें से पुनर्निर्माण और विकास के लिए ऋण दिया जाता है। मीन्स अगर आपको विकास करना, अपने देश का विकास करना है तो आपको क्या किया जाएगा? ऋण दिया जाएगा, मीन्स कर्ज दिया जाएगा। फिर दूसरा हमारा है IDA, जिसका अर्थ होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और ये क्या करता है? तो गरीब देशों को जो है ना आसान शर्तों पर क्या करता है? ऋण और अनुदान देता है ना। गरीब देशों को क्या करता है? अपनी स्थिति को सुधारने के लिए ऋण देता है, मीन्स कर्ज देता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट में हम लोग जानेंगे विश्व बैंक के मुख्य कार्य। क्या जानेंगे? विश्व बैंक के मुख्य कार्य कि आखिर विश्व बैंक जो है ना उसका मुख्य क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो पहला जो इसका मुख्य कार्य है वो है विकास के लिए वित्तीय सहायता देना। ये क्या करता है? किसी भी देश को जो है ना वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो देश विकास कर रहा है। कह रहा है कि सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए जो है ना ये क्या करता है? धन मुहैया करवाता है, पैसा उन लोगों को देता है कि आप क्या करें, ये सब सुविधाएं जो है वो प्रदान करें, है ना। दूसरा कह रहा है तकनीकी और परामर्श सहायता। ये क्या करता है? देशों को आर्थिक सुधार, नीति निर्माण और परियोजनाओं के संचालन में सलाह देता है। ये बताता है कि आपको किस प्रकार से नीतियों में सुधार करना, नियमों में सुधार करना है और किस प्रकार से नियम कानून चलाना है। ठीक है। तीसरा कह रहा है गरीबी हटाने में मददगार। ये एक ऐसा संस्था है जो गरीबी को कम करने के लिए क्या करता है? कई प्रकार के परियोजनाएं चलाता है, कई प्रकार के योजना ये चलाता है। चौथा कह रहा आर्थिक स्थिरता लाना। इसका कार्य चौथा क्या है? देशों को वित्तीय संकट से उबरने में मदद करता है। ठीक है, मीन्स देश को गरीबी से हटाने का ये प्रयास करता है। तो ये जो है इसका कार्य रहा। अब हमारा प्रश्न जो था, मेन प्रश्न कि भूमंडलीकरण में विश्व बैंक की भूमिका, मीन्स वैश्वीकरण में विश्व बैंक की क्या भूमिका है, उसके बारे में हम लोगों को बताइए। तो देखिए भूमंडलीकरण में विश्व बैंक की पहली भूमिका है आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देना। क्या है? आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देना। अब आखिर आर्थिक उदारीकरण का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि विश्व बैंक देशों को सलाह देता है कि वे क्या करें, अपने बाजारों को खोलें। विश्व बैंक क्या करता है? कई देशों को सलाह देता है, एडवाइस देता है कि आप क्या करें, अपने अपने देश में जो है ना बाजार चालू करें। ठीक है, और जब बाजार खुलते हैं तो विदेशी कंपनियां क्या करती है? वहां जाकर के निवेश करती है ना। और जब विदेशी कंपनियां वहां निवेश करती है तो इससे क्या होता है? वहां पे कैपिटल बढ़ता है, पूंजी बढ़ती है और तकनीकी उसके साथ साथ रोजगार के अवसर लोगों को मिलने लगते हैं। और इस प्रक्रिया से क्या होता है? देश जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ जाता है और वहां पे जो किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती है। ठीक है, तो वही कह रहा है आर्थिक उदारीकरण को ये बढ़ावा देता है। कौन? भूमंडलीकरण और विश्व बैंक। ठीक है। दूसरा कह रहा है निजीकरण को बढ़ावा देना। ये क्या करता है? निजीकरण को बढ़ावा देता है। निजीकरण को कैसे बढ़ावा देता है? कह रहा है कि कई विकासशील देशों में सार्वजनिक कंपनियां घाटे में होती है। कोई ऐसा विकासशील देश है जो विकास कर रहा है, ठीक है, वहां पे क्या होता है? सार्वजनिक कंपनियां जो है, सरकारी कंपनियां जो है वो घाटे में होती है ना। उस समय विश्व बैंक क्या करता है? सरकारों को जो है ना ये सुझाव देता है कि वे क्या करें, इन कंपनियों को निजी कंपनियों को बेच दें। मतलब वो क्या करता है? वहाँ का विश्व बैंक क्या करता है? सरकारी कंपनियों को सुझाव देता है, एडवाइस देता है कि आप क्या करें, इन कंपनियों को जो है ना निजी में प्राइवेट कंपनियों को बेच दें। इससे क्या होगा? प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा ना तो सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगी। लोग क्या करेंगे? बढ़िया से, मतलब जो गुड्स देंगे, जो सामान बेचेंगे, वो क्या करेंगे? गुणवत्ता वाला बेचेंगे और कम कीमत पे बेचेंगे। मीन्स जब जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा तो क्या होगा? लोग गुणवत्ता में सुधार करेंगे। तीसरा कह रहा कि मुक्त बाजार नीति लागू करना। कह रहा मुक्त बाजार का मतलब है व्यापार पर सरकार का नियंत्रण कम हो। विश्व बैंक क्या करता है कि ऐसा नियम लागू करता है जिसके माध्यम से कहा जाता है कि मुक्त बाजार का वहां पे गठन होगा, अर्थात व्यापार पर जो है सरकार का नियंत्रण कम होगा, है ना। विश्व बैंक देश को टैक्स में छूट
आयात निर्यात में कम शुल्क जैसे कदम उठाने की सलाह देता है। विश्व बैंक क्या करता है, देश को कहता है कि आप टैक्स में छूट दें, है ना, आयात निर्यात में कम शुल्क लें, ठीक है। कह रहा है इससे विदेशी वस्तुएं और सेवाएं देश में आसानी से आ सकती है तथा देश के उत्पाद भी विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि अगर इस प्रकार से प्रणाली चलेगी ना तो विदेशी वस्तुएं जो है हमारे देश में आ सकेगी और हमारी देश की वस्तुएं जो है विदेशों में जा सकेगा और इस प्रकार से जो है क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। और जब व्यापार बढ़ेगा तो हमारा देश जो क्या करेगा, विकास करेगा। फिर देखिए चौथा पॉइंट हमारा है बुनियादी ढांचे का विकास। कह रहे हैं कि विश्व बैंक सड़क, पुल, बिजली, जलापूर्ति, स्कूल, अस्पताल जैसे परियोजनाओं के लिए फंड देता है। विश्व बैंक क्या करता है, जो बुनियादी ढांचे हैं, है ना, उसके लिए क्या करता है, ये फंड देता है, पैसे देता है। और जब आधारभूत ढांचा मजबूत होता है तो विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं। इससे वैश्विक व्यापार करना आसान हो जाता है। इससे क्या होता है, विश्व में व्यापार करना आसान हो जाता है। मीन्स अगर ये सारे चीज़ मजबूत रहता है, जैसे मान लो सड़क मजबूत है, पुल मजबूत है, स्कूल मजबूत है, सब कुछ मजबूत है ना, तो विदेशी कंपनियों का ध्यान इसके ऊपर आता है और विदेशी कंपनियां यहाँ पे क्या करती है, निवेश करती है। फिर देखिए पांचवा इसका भूमिका है नीति सुधार में मदद। ये क्या करता है, नियमों में भी सुधार करता है। कैसे, कह रहा विश्व बैंक देशों को उनकी आर्थिक नीतियों को सुधारने में मदद करता है। जैसा कि टैक्स सुधारता है, ये व्यापार के नियम सुधारता है, निवेश के लिए आसान माहौल बनाता है ना, ये सब कार्य करता है कौन, विश्व बैंक, है ना। कह रहा इन सुधारों से देश का कारोबारी माहौल बेहतर बनता है। और ये सुधार से क्या होता है, देश का जो कारोबारी माहौल है ना वो बेहतर बनता है और वैश्विक कंपनियां, विश्व की कंपनियां जो है निवेश के लिए आकर्षित होती है और यहाँ पे निवेश करती है, ठीक है। छठा हमारा है नवाचार और तकनीकी विकास में योगदान। इसका अर्थ यह है कि विश्व बैंक क्या करती है, देशों को जो है ना नई नई तकनीकें अपनाने के लिए वित्तीय सहायता देता है। विश्व बैंक कहता है कि आप क्या करिए, नए नए तकनीक को अपनाइए, है ना। इसके लिए वो क्या करता है, पैसे भी देता है। कह रहा है इससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इससे क्या होता है, उत्पादन क्षमता बढ़ता है और देश जो है वैश्विक स्तर पे जो है प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, स्मार्ट कृषि, है ना, ये सब चीज़ का एडवाइस जो है ना कौन देता है, विश्व बैंक जो है देशों को देता है, जिसके माध्यम से वो देश जो है और भी तेजी से विकास कर पाता है। फिर सातवां हमारा जो है वो है वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। क्या है, वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। कह रहा है विश्व बैंक अमीर और गरीब देशों के बीच में साझेदारी बनाने में मदद करता है। विश्व बैंक क्या करता है, जो अमीर और गरीब देश है ना उसके बीच में साझेदारी बनाता है। इससे विकासशील देशों को फंडिंग, तकनीकी और विशेषज्ञता मिलती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो विकासशील देश है, जो विकास कर रहे देश है, ठीक है, उसको क्या क्या मिलता है, फंडिंग मिलता है, हमें पैसा मिलता है ना, और तकनीकी विशेषता मिलता है। इससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है सहयोग बढ़ता है और जब सहयोग बढ़ता है तो विश्व अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलता है, ठीक है। हम इस कह सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है इससे क्या होती है, मजबूत होती है। मान लीजिए अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो आपको मदद किया जा रहा है, दूसरे देश को जरूरत, दूसरे देश को मदद किया जा रहा है, तो इस प्रकार से क्या होता है, विश्व की अर्थव्यवस्था जो है ना वो मजबूत होती है। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समझ गया। अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि विश्व बैंक भूमंडलीकरण का एक प्रमुख स्तंभ है। विश्व बैंक क्या है, तो वैश्वीकरण का एक प्रमुख अंग है। यह विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देकर के उन्हें वैश्विक बाजार का हिस्सा बनाने में मदद करता है। ये क्या करता है, तो जो विकासशील देश हैं उसको आर्थिक सहायता देता है और उसको जो है विश्व के बाजार में आने के लिए मदद करता है। कह रहा है हालांकि इसकी नीतियों की आलोचना भी होती है, ठीक है, इस वैश्वीकरण की आलोचना भी होती है, क्योंकि कभी कभी जो है ना इससे क्या होता है, स्थानीय उद्योग को नुकसान होता है, मीन्स लोकल का जो उद्योग है उसको नुकसान पहुंचता है और गरीबी में वृद्धि होती है। फिर भी अगर बात करें विश्व बैंक की, तो ये जो है ना वैश्विक आर्थिक एकीकरण में जो है ना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व बैंक जो है ना हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक कड़ी के समान
है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच संबंधों का विश्लेषण करें। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण, जिसको हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं, उसके बीच में क्या संबंध है उसके बारे में बताना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको वैश्वीकरण के बारे में डिटेल से बताया था। तो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय संप्रभुता को, इसको राष्ट्रीय संप्रभुता को, और उसके बाद हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय संप्रभुता। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय संप्रभुता। आप कोई पूछेगा कि राष्ट्रीय संप्रभुता किसको कहते हैं, है ना, तो आपको सीधा कहना है कि जब कोई देश अपना फैसला खुद लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता। कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा कि जब कोई देश अपने फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो, आजाद हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता। देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई देश अपने फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र हो, जैसा कि अपनी सरकार चुनना, कानून बनाना, आर्थिक नीतियां तय करना, विदेश नीति बनाना, है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता कहते हैं। ये चीज आप समझ गए कि राष्ट्रीय संप्रभुता किसको कहते हैं। अब कह रहा है कि इसका मतलब है कि देश बाहरी दबाव के बिना अपना निर्णय खुद लेता है। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब ये समझिएगा कि कोई भी देश जो है ना, बाहरी दबाव के बिना, मीन्स दूसरे देश के दबाव के बिना अपनी नीति और नियम क्या करता है, खुद से बनाता है और निर्णय खुद लेता है वो, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि भूमंडलीकरण किसको कहते हैं, वैश्वीकरण किसको कहते हैं, इसके बारे में बताइए। तो इसके पहले बार मैंने आपको बताया था कि भूमंडलीकरण जहां भी है, इसका मतलब समझिएगा कि विश्व को एक करने की बात हो रही है। वही कह रहा है कि जब दुनिया के देश आपस में मिलकर के व्यापार, तकनीकी, संस्कृति, शिक्षा, निवेश आदि के माध्यम से जुड़ जाते हैं, मीन्स एक हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जब विश्व को एक करने की बात हो, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाएगा। कह रहा है कि इसमें देशों के बीच सीमाएं कमजोर हो जाती है। इसमें क्या होता है, देशों के बीच में सीमाएं जो है कमजोर हो जाती है और एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है। कब, वैश्वीकरण के कारण, है ना। क्योंकि देखिए मान लीजिए भारत और रूस के बीच में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। किसके बीच में, भारत और रूस के बीच में व्यापार हो रहा है, ठीक है। तो रूस तो ये बात भली बात ही जानता है कि भारत मेरे साथ क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो जिस चीज का व्यापार कर रहा है वो सामान तो मुझे भेजेगा, है ना। इसलिए रूस जो है वो किस पे निर्भर है, भारत पर निर्भर है। वही कह रहा है कि इससे जो है ना एक दूसरे पर निर्भरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा पूछा हुआ था कि राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच में संबंध, कि राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भूमंडलीकरण और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच में संबंध जटिल है। जटिल मतलब समझते हैं, हाँ, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। कह रहा है कि भूमंडलीकरण ने देशों को एक दूसरे के निकट लाया है। मीन्स भूमंडलीकरण ने क्या किया, वैश्वीकरण ने क्या किया, देशों को एक साथ जोड़ा है। वहीं इसके साथ साथ राष्ट्रीय संप्रभुता को इसने क्या किया, चुनौती दिया है। किसने, तो भूमंडलीकरण ने। कह रहा है कि चलिए आइए हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं कि क्या और कैसे राष्ट्रीय संप्रभुता को भूमंडलीकरण ने चुनौती दिया है। तो पहला पॉइंट हमारा है, भूमंडलीकरण से संप्रभुता पर असर पड़ता है। मीन्स वैश्वीकरण जो है उससे क्या होता है, राष्ट्रीय संप्रभुता पर असर पड़ता है। कैसे असर पड़ता है, कह रहा है कि भूमंडलीकरण के कारण कोई भी देश जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर के फैसला नहीं ले पाता है। क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण या तो भूमंडलीकरण के कारण जो है ना कोई भी देश जो है अपना फैसला स्वतंत्र होकर के नहीं ले पाता है। क्यों, तो देखिए उदाहरण यहाँ पे कहा गया कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपने टैक्स करने पड़ सकते हैं या व्यापार के नियम ढीले करने पड़ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा देश है, भारत है, ठीक है, तो हम तो चाहेंगे कि विदेशी कंपनी क्या करे, यहाँ पे आकर के निवेश करे, है ना। अब क्या हुआ कि विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए मैंने क्या कर दिया, अपने यहाँ पे टैक्स कम कर दिया, ठीक है, और अपने व्यापार के नियम कानून को बदल दिया, ठीक। अब मैंने जो है
दूसरे कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपने नियम और कानून को बदल दिया। इसका मतलब ये है कि हम जो है दूसरे के लिए जो है ना अपने नियम कानून को बदल रहे हैं, है ना, मतलब दूसरे के अनुसार से हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यही हुआ भूमंडलीकरण से संप्रभुता पर असर पड़ रहा है। ठीक है, कि वैश्वीकरण ने क्या किया, हमारी आज़ादी को बांध के रख दिया है। ठीक है, वह कह रहा है ऐसे में देश अपनी नीतियां दूसरों के हिसाब से बदलता है। ऐसे में देश क्या करता है, नीतियां जो है ना, अपनी नीतियों को जो है, अपने नियमों को जो है दूसरे के हिसाब से बदलता है। इससे जो है ना संप्रभुता क्या होती है, प्रभावित होती है। फिर दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव। यहाँ क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। कैसे, कह रहा है कि WTO जिसको हम लोग विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, और IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वो क्या करती है, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाएं देशों पर आर्थिक नीतियों के मामले में दबाव डालती है। ठीक है, और यह दबाव भी देशों की संप्रभुता को सीमित कर देता है। ठीक, ये क्या करता है, देश की जो आज़ादी है उसको ये सीमित कर देता है, कम कर देता है ना। इसलिए वैश्वीकरण जो है ना क्या करता है, देश को संकुचित कर देता है, उसको आगे बढ़ने देता नहीं है, मतलब वो खुद से निर्णय लेने के लिए उसको देता नहीं है। तीसरा कह रहा है सांस्कृतिक प्रभाव। कह रहा है कि भूमंडलीकरण से एक और जहां विदेशी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता है, वहीं यह स्थानीय परंपराओं और पहचान को चुनौती देता है। क्या कह रहा है कि भूमंडलीकरण जो है, हम लोग जानते हैं ये क्या करता है, विदेशी संस्कृति का प्रभाव जो है बढ़ाता है, वहीं पे स्थानीय परंपराओं का और पहचान को ये क्या करता है, चुनौती देता है। क्योंकि भूमंडलीकरण जो है, वैश्वीकरण क्या करता है, दूसरे देशों की परंपराओं यहाँ पे लागू करता है ना, यहाँ की जो स्थानीय परंपरा है उसको ये धीरे धीरे खत्म करते चला जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ का जो सांस्कृतिक संप्रभुता है उस पर असर पड़ता है। फिर चौथा कह रहा है कि इसके फायदे भी हैं। फायदे क्या है, कह रहा है कि भूमंडलीकरण से देश को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने का भी मौका मिलता है। क्या कह रहा है, भूमंडलीकरण से क्या क्या होता है, तो देश को जो है ना वैश्विक मंच पर, मतलब पूरे विश्व के मंच पर जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने का भी मौका मिलता है। इससे आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारा आर्थिक विकास होता है, तकनीकी प्रगति होता है, रोजगार के अवसर जो है वो बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा देश मजबूत बनता है और अपनी नीतियों को मजबूती से लागू कर सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निर्भरता और स्वतंत्रता का द्वंद्व। कह रहा है कि भूमंडलीकरण देशों को एक दूसरे पर निर्भर बना देता है। भूमंडलीकरण क्या करता है, देशों को जो है एक दूसरे पर निर्भर बना देता है, और यह निर्भरता कभी कभी संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और यह जो निर्भरता क्या होती है, कभी कभी संप्रभुता में अपने से फैसला लेने के लिए जो है ना खतरा बना देता है ना। लेकिन अगर कोई देश मजबूत है तो वह अपनी शर्तों पर वैश्वीकरण का लाभ भी उठा सकता है। लेकिन क्या कह रहा है कि अगर कोई देश जो है वो मजबूत है तो वो क्या कर सकता है, वैश्वीकरण का लाभ जो है आसानी से उठा सकता है। छठा कह रहा है कि रक्षा और सुरक्षा का नया आयाम। इस वैश्वीकरण के कारण क्या हुए, सीमाएं खुल गई है, इस पूरा विश्व जो है एकजुट हो गया है, जिससे आतंकवाद और अवैध व्यापार जैसे समस्याएं बढ़ी है। जिससे क्या बढ़ा है, आतंकवाद बढ़ा है और अवैध व्यापार जो है ना, ये सब समस्याएं बढ़ी है ना। और वैश्विक आतंकवाद, साइबर हमले और सीमा पर अपराध जैसी वैश्विक खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हो गया है। ठीक है, मीन्स देखिए, अपनी रक्षा के लिए आपको दूसरे की आवश्यकता होती है, दूसरे की सेनाओं की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि आप स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कह रहा है इससे एक हद तक रक्षा संबंधी संप्रभुता पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है।